ठीक है, ओके। आताच गेल्या तर मेरा जो मतलब कि पहले भी कुछ मैं महिला हिस्सा पे काम की थी, उस समय में मेरा जो सोच था, मेरा जो गोल था इस तरह था कि अभी मेरा कोई संस्था का नाम नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था, मैं जो दो साल जो महिला हिस्से पे काम की थी, महिलाओं के साथ की थी, लड़कियों के साथ की थी, उतना ही एजुकेशन पे भी की थी। तो उसको करते करते जो मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जिस क्षेत्र में रहती हूँ, उस क्षेत्र में इस तरह काम करूँ, और उस तरह मैंने किया था 2 साल। तो ये था मेरा पहला था कि घरेलू हिस्सा ही मेरा ये था टॉपिक, घरेलू हिस्सा पे ही काम करना। लेकिन घरेलू हिस्सा के साथ साथ मैंने लाइवलीहुड में भी काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया था। तो वही मेरा उद्देश्य था कि उस तरह मुझे और आगे उसी पे काम करना चाहिए। तो ये महिला हिस्सा में जैसे कि महिलाओं का जो हिस्सा होता है, घरेलू हिस्सा, उसके ऊपर काम करना। पहले इस पॉइंट को मतलब घरेलू हिस्सा में कि महिलाओं को हिस्सा जो होता है उसको न्याय दिलाना, उनको न्याय दिलाना मतलब कि उनके हिस्सा को देखना कि किस तरह उनके साथ हिस्सा हो रहा है, किस तरह का उनके साथ वायलेंस हो रहा है, उसको देखते हुए उस आधार पे उनको न्याय दिलाना। तो न्याय दिलाने में पहले महिलाओं को जागरूक करना। महिलाओं के साथ ऐसे बात करने से उनको नहीं समझ में आता है, उनको बताना पड़ता है कि एक महिला भी पुरुष के जैसा उसका अधिकार है जीने के लिए, वो भी एक इंसान है, इंसान के जैसे स्वतंत्र है, उसको भी जीने का अधिकार है, ऐसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उस बात को उसको जागरूक करते हुए फिर उसको न्याय दिलाना। तो जैसे हिस्सा हो रहा है तो उसको जैसे कि वकील का हेल्प लेना या फिर काउंसलर का हेल्प लेना। अगर महिला खुलकर अच्छे से नहीं बात करती है तो जैसे कि हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में 1 स्टॉप सेंटर रहता है, वहाँ पे उनसे बात कराकर कॉन्टेक्ट कराना और उनके पास भेज कर साथ मानसिक शारीरिक रूप से उनके साथ भी जाकर सहयोग करना और उनसे उनका मदद लेकर और न्याय दिलाने का प्रयास करना। ये वही है जिसमें हेल्पलाइन और काउंसलिंग और वकील का मदद लेकर और उनके साथ जैसे कि एफआईआर दर्ज कराने में सहयोग करना। अगर महिलाएं डर जाती हैं तो उनके साथ खड़े रहना, उनका सपोर्ट करना, ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ जाना, जहाँ जाना पड़े उनको जाने का ज़रूरत है वहाँ जाना। और इसके बाद उस महिला को इतना जागरूक कर देना कि उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम भी एक भारत के नागरिक हैं, भारत के इंसान हैं, पुरुष के जैसे हमें भी फ्रीडम होना चाहिए और उसके जैसा हमें भी जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह मेरा काम करने का कोशिश भी कुछ हद तक किया था और उसमें आगे बढ़ने में चाह रही थी। और इसी के साथ साथ मैंने लाइवलीहुड में भी काम किया था। इसमें मैं जैसे कि जब महिलाओं के घरेलू हिस्सा के बारे में जब काम करने जाती थी, महिलाओं को इकट्ठा करके जब बात करती थी तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे दिखता था कि महिलाओं के ऊपर इसलिए हिंसा होता था कि वो कुछ उनके पास आया नहीं था, क्योंकि वो आती थी, पुरुष कमा के लाता था, इसलिए उसके साथ हिस्सा होता था, उसके ससुराल वाले इसलिए हिस्सा करते थे। तो उसमें मैं ऐसे भी देखी बहुत सारी महिलाएं की, उनसे बात करने से ऐसा पता चला। तो मैंने कुछ ना वहाँ पे हम MAW करते करते कुछ एक लाइवलीहुड कॉलेज था, वहाँ पे हम कुछ लड़कियाँ विजिट करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि सिलाई और कढ़ाई बुनाई और ड्राइविंग का ये फ्री में वहाँ पे होता था। तो कुछ महिलाओं और लड़कियों को मैंने मोटिवेट करके वहाँ पे एडमिशन भी कराया था और वो सिलाई भी सीखे, वहाँ पे कढ़ाई भी कुछ लोग सीखे और ये ब्यूटिशियन का भी कोर्स सीखे थे। तो 2-4 ऐसे भी महिलाएं हैं कि वहाँ से सिलाई सीखने के बाद अपना पर्सनल रोजगार कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं 1-2 जन की वो ब्यूटिशियन सीखे, वो अपने क्षेत्र में छोटा सा वो ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं। तो इस तरह मैं उसमें और आगे करना चाह रही थी ताकि वो कुछ अपना व्यवसाय खोलकर अपने पैर पे खड़े हुए और वो पुरुष के अधीन न रहे, उसके ऊपर पुरुष के ऊपर डिपेंड न रहे, ताकि पुरुष के ऊपर अगर डिपेंड नहीं होती हैं तो उनके ऊपर उतना वायलेंस नहीं होगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। तो मैं इसमें भी काम करना चाह रही थी ताकि महिलाएं अपने पैर पे खड़े होकर, अगर ससुराल मतलब कि ज़्यादा वायलेंस हो रहा है तो वहाँ से वो अलग होती है
अगर बाय द वे मतलब पुरुष छोड़ देता है या किसी कारण झगड़ा होने के बाद वो अलग रहना चाहती है अपने फ्रीडम के अनुसार, तो छोटा मोटा रोजगार करके अपना जीवन यापन कर सके। और ये तीसरा था शिक्षा के प्रति भी, शिक्षा को लेकर भी मैंने काम किया था। बहुत सारे जब मैं फील्ड में जाती थी तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लड़कियां मुझे देखने को मिली कि वो 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ाई कर पाती थी। तो मैं उससे जब बात की तो बोले कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। मैं उनके पेरेंट्स से भी बात की तो कुछ बच्चे ऐसे थे रूरल एरिया में, मेरे ही क्षेत्र में एसटी बच्चियाँ थी, बच्चे भी थे। वो तो उनके पेरेंट्स से बात करने से पता चला कि उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया, इसलिए उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो मैं बोली ऐसी कौन सी बात है, ठीक है बच्चों बताइए आप कितने लोगों का नहीं बना है, तो मैं ले जाकर उनका आधार कार्ड बनवा देती हूँ और एडिशन हो जाएगा। और बच्चों को ऐसे मत आप उनका ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। तो ऐसे में कुछ बच्चों को कलेक्ट करके 6 से 7 बच्चों को अपने घर से 40 किलोमीटर दूर ले जाकर मैं उनका आधार कार्ड बनवाई थी। फिर उनका एडमिशन हुआ। मतलब उनके पिताजी लोग भी गए, लेकिन मैंने उतना मतलब सपोर्ट किया, वो एडमिशन करा लिया सरकारी स्कूल में। वो बच्चे आज ही पढ़ रहे हैं। हाँ, और उन बच्चों को जैसे कि जमीनी स्तर पर उनको उनके कारण को जानना, कारण को जानते हुए उनकी ज़रूरत के आधार पर मदद करना मैं चाह रही थी। और उनको हर तरीके से मोटिवेशन देकर उनको हेल्प करना चाहती थी। और जैसे कि कुछ ऐसे भी गांव में बच्चे मुझे मिले थे कि उनको एडमिशन का प्रोसेस नहीं पता होता है। कुछ लोग ऐसे कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने में डॉक्यूमेंटेशन का भी कुछ ऐसे नहीं उनका होता है। जैसे कि कुछ स्कॉलरशिप के लिए हो गया तो आय प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, इसके बारे में उनको नहीं नॉलेज होने की वजह से भी वो पढ़ाई नहीं आगे करते थे, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता था। तो उनको भी मैंने मोटिवेट करके वो कुछ बच्चों को कराया, उनका भी अभी स्कॉलरशिप मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह भी उनका मदद मैं करना चाह रही थी। और इसके साथ साथ अगर उनको आर्थिक स्थिति में कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे कि किसी का सहयोग करके, जैसे कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऐसे अच्छे पैसे वाले हैं, पर उनसे मदद करके उनको कुछ पैसे दिलवाने का प्रयास मैंने किया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं इनका हेल्प करूँगी। और उतने ही नहीं, मैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देने का प्रयास करती थी। तो ये जब मैं 2 साल जो महिला मिशन में काम की थी, जो जैसे कि बच्चों लड़कियों के साथ जो मैंने अनुभव किया था, वैसे ही मैं हॉस्टल में भी जो हॉस्टल में मैं 3 साल से, या फिर अमरावती में 3 साल मैंने किया, तो वही उसी तरह से मैं बच्चों को देखती हूँ, लड़कियों की, उनको वास्तव में क्या ज़रूरत है वो हेल्प करने का कोशिश करती हूँ। उनको स्वास्थ्य को लेकर, उनको मानसिकता को लेकर कि उनको मानसिक सपोर्ट किस तरह चाहिए, उनको धार्मिक सपोर्ट किस तरह चाहिए, उनके मानसिकता को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें जो मेडिटेशन के द्वारा हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैत्री भावना के द्वारा जो बता सकते हैं, ये मैं मतलब कार्यरत कर रही हूँ। और मैं ऐसा ही अगर मुझे ऐसा चांस मिलता है कि मैं कोई संस्था बना सकूं, तो उसमें मैं इसी तरह काम करने का मेरा उद्देश्य है। तो आप सभी ने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना किसी को पेशा कानून पे काम कर रही हूँ। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। एक्चुअली धड़गांव और अक्कलकुआ एरिया है, और वो बहुत ट्राइबल और हिली एरिया है वहाँ पे। तो हमारे काम करते समय मैं अभी फिलहाल मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में 2 सब्जेक्ट लेके काम करती हूँ। पेशा कानून 1996 और बनहाट का कायदा 2006, 2008 और सुधारित नियम 2012। इस कानून पे जन जागृति अवेयरनेस प्रोग्राम हम 3 ग्राम पंचायत में हम लोग करते हैं। तो ये जन जागृति का प्रोग्राम करते समय हम जो लोग ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, उसके साथ जो वॉलंटियर होते हैं, उनको हम लोग 1 महीने में 4 बार मिलते हैं। और उससे 4 बार पेशा कानून क्या है, बनहार का कानून क्या है, व्यक्तिगत दावा क्या है या सार्वजनिक दावा क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और जो प्रशासकीय डिपार्टमेंट होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उन लोगों को समस्या होती है जल जंगल जमीन बचाव के बारे में, तो हम लोग उनके साथ काम करते हैं। सामाजिक कार्यक्रम का मतलब ये है कि जैसे भीम जयंती है, संविधान दिन है, और उसके बाद आदिवासी दिन है, 9 अगस्त का दिन है, आदिवासी का दिन होता है, क्योंकि मैं खुद आदिवासी है, तो आदिवासी के जल जंगल जमीन पे काम करती हूँ, तो वो दिन है।
जैसे महिला दिन हो गया, 8 मार्च हो गया, ऐसे जो सोशल प्रोग्राम है, मोटिवेशन प्रोग्राम है, वो हम वहाँ पे करते हैं। और उसके बाद हम उस महिला ग्राम सभा आयोजित करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ महिला ज़्यादा बोल नहीं पाती है, तो वो महिला कैसे आगे आके उनके खुद के प्रॉब्लम है वो शेयर करें, और शेयर करते समय उनको कोई दिक्कत आई तो हम लोग उनको कैसे सपोर्ट करें, ये हमारा मोटिव होता है। तो उनके साथ हम लोग काम करते हैं। उनके बहुत सारे समस्या होते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा के बारे में समस्या होती है, और समानता की बात आती है, तो वो लोग महिला जो रहती है वो ज़्यादा नहीं बोल पाती, तो हम लोग उनको प्रेरित करते हैं। और उनका जो खुद का समस्या है, जैसे कि दारू बंद करना है, रास्ते के बारे में बात करनी है, तो हिंसा के बारे में बात करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन महिला को तैयार करते हैं। और जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा ऐसे तो JR में 6 ग्राम सभा होती है, लेकिन हम कम से कम 4 ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करते हैं। हम नहीं करते, ग्राम सभा के जो मेंबर रहते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन हम पार्टिसिपेट करने के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करते हैं। और जैसे जो महिला सक्षमीकरण का मुद्दा है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए लिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन खुद सेल्फ मुझे मनी उनमें डोनेट करके महिला को सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है, कि जो दारिद्र्य रेखाखाली जो भी महिला होती है, लेकिन ऐसा नहीं एलिजिबिलिटी रखा है कि वो पढ़ी लिखी होना चाहिए, ये नहीं है हम कि वो पढ़ी लिखी नहीं भी होना होगी तभी चलेगा, लेकिन उसमें सीखने की जो पावर है, उनकी इच्छा है, तो वो कोई भी एज है, लेकिन महिला सीखना चाहती है, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। और फ्री में सब 3 महीने तक हम प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद हम उनकी एग्ज़ाम लेते हैं, और एग्ज़ाम ओरली भी लेते हैं और मतलब और लिखित भी लेते हैं, जैसे उसके हिसाब से। और तो इस प्रकार की, और उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट के माध्यम से आदिवासी डिपार्टमेंट रहता है, प्रकल्प कार्यालय बोलते हैं हमारा, प्रोजेक्ट ऑफिसर, तो उसके अंडर में जो स्कीम होती है गवर्नमेंट के, उसमें हमें लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं, और हम खुद सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद वित्त आयोग की ग्राम सभा होती है। जैसे कि वित्त आयोग में तो 8-9 डिपार्टमेंट होते हैं, तो यहाँ पे यही है कि पायाभूत सुविधा, जैसे कि विलेज डेवलपमेंट करना है, तो क्या क्या है, जैसे आरोग्य है, शिक्षण है, और रास्ते है, दिव्य बत्ती है, इसके बारे में जो बजट आता है, तो जो पॉलिटिकल लीडर रहते हैं वो गांव के लोगों को बताते नहीं, तो हम लोग जाके बताते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे विरोध में भड़काने के लिए आए हैं, ऐसा उनको लगता है। तो यहीं पे बहुत सारी कंप्लेंट भी आती है, लेकिन हम लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम लोगों को कहीं कहीं अच्छे भी लगते हैं, कहीं कहीं बुरे भी लगते हैं, लेकिन हमारे जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस फेस करके हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ मैं बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज के कानून के बारे में भी बताना चाहूँगी। हमारे आदिवासी एरिया है, तो हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज बहुत सारे होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते हैं। और ये प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रहती है, उनके साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। उसके अंदर जेजाक मैम ने भी बोला था, तो उस कानून पे भी मैं काम करती हूँ। 2015 का जो कानून है, बाल संगोपन बोलते मराठी में, तो उस कानून में भी मैं काम करती हूँ कि हर जो सिंगल मदर है या सिंगल बच्चा है, उनको आर्थिक सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। उसके बाद लास्ट में बाल ग्राम सभा, जो बाल ग्राम सभा है, उनको इसलिए हम मोटिवेट करते हैं कि वो आने वाले भविष्य का अच्छे से निर्माण हो, अच्छा नागरिक निर्माण हो सके, इसके लिए हमें बाल ग्राम सभा आयोजित किए जाते हैं। और बाल ग्राम सभा में संविधान के बारे में हम बताते हैं। इतना छोटा सा हमारा काम। अच्छा हिंदी बोलती है और बोलती है। तो हमारे संस्था के नाम है ग्रामीण विकास प्रशिक्षण ट्रस्ट। तो ये पूरे ट्रेनिंग के ऊपर ही है, मैं अपना जो ट्रस्ट जो है, तो इसमें हम वोकेशनल ट्रेनिंग चलाते हैं, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए रहती है। जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग में उनको टेलरिंग और फैशन डिजाइनिंग का वो सिखाए जाते हैं, और ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक वो रहता है, और टेडी बियर कैसे बनाते हैं वो रहते हैं, और लेडीज का जो बैग पर्स बनाते हैं ना, वो बनाने की सिखाते हैं, और मशरूम प्रोडक्शन का रहता है, और केक बर्थडे केक रहते हैं ना, वो बनाने के लिए। तो ये हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग है। और इसी के साथ साथ हम जो है वुमेन इन द चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर में भी काम करते हैं। तो इसमें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम लगाते हैं। तो खास तौर पे ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है वो सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर रहता है।
महिलाओं की जो होने वाली जो महामारियाँ रहते हैं ना, उसके ऊपर अवेयरनेस हम लगाते हैं। अभी भी देखते हैं कि कुछ जगहों में उस चीज़ों को एक ऐसी अछूत बीमारी मानते हैं उस चीज़ों को, आप तो जानते हैं। कोई स्टेट में पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन कोई स्टेट में ये भी होता है कि घर से उनको बाहर निकाल देते हैं। उनको खाने की भी कमी होती है उस टाइम पे, जबकि उसी टाइम में 6 महीने में पोषण की चीज़ें उनको जरूरत होती है। उस टाइम में वो गलत, कहीं कहीं पर उसको अंधविश्वास के तौर पे भी लेते हैं कि वो श्राप है, उनको रखते तो श्राप लग जाते हैं, मतलब उनकी दरिद्रता आते। इस टाइप से बहुत अलग अलग मानसिकता है लोगों की, तो ये है उसके बारे में अवेयरनेस करते हैं हम लोग। इसके अंदर में हम लोग टाइंग अप करके एक सैनिटरी नैपकिन हम लोग खुद का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो महिलाओं को हम जो इसको इसमें भी रोजगार के तौर पे भी देते हैं। और सबसे मेन बड़ी चीज़ क्या है, ये ट्रस्ट है, लेकिन इसमें 0 फंडिंग से और चलता है। इसमें कोई फंड की जरूरत ही नहीं है। इसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है, इसमें फंड कहीं से किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो कैसे, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग ग्राम पंचायत में जाते हैं, सरपंच से मिलते हैं। सरपंच को जो सरकारी जो भवन आते हैं ना, उनको हम लोग पूछते हैं, हमें 3 महीने के लिए चाहिए, ये 3 महीने के लिए पूछते हैं। फिर वहाँ गांव के जो लेडीज जो है, हर गांव में आते हैं टेलर, तो थोड़ा थोड़ा सीखने वाले, उनको हम पूछते हैं कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्या सिखाएंगे, क्या आप फ्री में सिखाएंगे, कि पैसे लेंगे, थोड़ा कुछ पूछते हैं। तो वो लोग कोई बोलते हैं चलो फ्री में सिखा लेते हैं, सीखेंगे करके। कोई बोलते हैं कि कुछ थोड़ा पैसे मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि संस्था का है करके समझते हैं वो लोग, तो उनको भी थोड़ा कुछ पैसे की ये रहते, एक क्या बोलते हैं, अपेक्षाएं रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है, वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं कुछ दे सकते हैं क्या, उनको महीना 1500 रुपये देना है, 1 महीने की 1500 रुपये इनको देना है, समझ तो कोई दे सकते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा। तो कोई करते हैं, कोई नहीं भी करते, तो कहीं से वो मिल जाता है पैसे, मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से होता है। और दूसरी बात क्या है, जैसे इसमें से जो भी लेडीज जो ट्रेनिंग करके निकलती है, इसमें से जो अच्छे होते हैं, अच्छा परफेक्ट जो हो जाते हैं, उनको ही हम जो है अपने साथ में दूसरी जगह भी हम लोग शिफ्ट करते हैं। कि तो उनको पहले ही बोलते हैं हमारे को अच्छा सिखाएंगे, हम बदले में हमारे को 3 महीना चाहिए, बस रहने खाने की व्यवस्था हम कर देंगे, 3 महीने के लिए अपने घर को छोड़ के जाना है। क्योंकि वो सरकारी भवन आता है, वहाँ हो जाते खाने पीने की व्यवस्था भी वो सरपंच भी कर देते हैं। तो इस तरीके से है, हम लोग ज़्यादातर जो है जो बेरोजगार जो महिलाएं होती हैं, उनके ऊपर ही काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्किंग एरिया जो है ऑल ओवर छत्तीसगढ़ है। हालांकि उसमें बायोलॉजी में तो ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट से हम लोग स्टार्ट करें अपने कुछ जगह पे, फिर धीरे धीरे अभी छत्तीसगढ़ में चलेगा पूरा। और दिन पहले मैं उड़ीसा में भी ट्राई किया था मैं, लेकिन थोड़ा फेल हो गया, इस वजह से आना जाना नहीं होगा ठीक से, इस वजह से आपको कर देगा। इतना ही, ओके, थैंक यू। सब लोगों को साथ में पकड़ के जाना है, ऐसा एक एक्सपर्ट मुझे मिला इसके लिए। दूसरा है, मैंने इस काम के लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसमें एक प्रतिनिधि करके बात कर रहा हूँ। पूरे काम मेरे लिए हो रहा ऐसा नहीं है। इधर एक नारियल का पेड़ दिखा सकते हैं, सभी बहुत लोग नारियल का पानी पीते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं इसका बीज किसने डाला, पानी किसने डाला, पता नहीं। फिर भी हमने उसका उन लोगों का कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। फिर वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विजुक्त लोग का वेस्टर्न एसोसिएशन, वो 2007 में हमने शुरू किया था। उसके ऊपर साक्य हॉस्टल नाम लिखा है, वो साक्य हॉस्टल हमारा ब्रांड। जनरली हमने बोलते हैं वो प्रोजेक्ट के जैसा हमने बोलते हैं, लेकिन मैंने ब्रांड ऐसा बोल सकता हूँ। वो साक्य हॉस्टल का
मेन मोटिव क्या है, एजुकेशन के लिए वातावरण तैयार करना। क्योंकि मैं खुद एक चोपड़पट्टी से पैदा हुआ था। चोपड़पट्टी लोगों का सिचुएशन आपको मालूम है, उधर रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर पढ़ाई का व्यवस्था हमने कैसे तैयार कर सकते। इसलिए मेरा जैसा लोग कैसे पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है, ऐसा लोगों को हमने पढ़ाई के लिए वातावरण तैयार करके देना चाहिए। हमने शुरू में मैं खुद एक बाबा साहब का अम्बेडकर का ट्यूशन सेंटर में पढ़ाई किया। फिर हमारा भाई लोग ने एक पीपल रिवाइवल सेंटर करके कुछ वोकेशनल क्लास चलाते, हर साल 10 दिन का कैंप ऐसा चलाते थे। फिर हमने कुछ सॉलिड करना चाहिए ऐसा सोच के समय 2004 में आए थे। बहुत लोग क्या करते सुना, कोस्टल एरिया करके देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिशरमैन लोगों के साथ ध्यान देते थे। लेकिन कोस्टल में फिशरमैन लोग रूलर है, सब कोस्टल एरिया उनके हाथ में है, फिर भी उधर दलित लोग में उनको डिपेंडेंट है। कोई कोस्टल लोग से वो सुनामी से मदद किया, उन लोग सब सिर्फ फिशरमैन लोग का देते थे, उनके पीछे दलित लोग हैं, इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उसी समय हमने सोचा था ऐसा लोग हमने मदद करना चाहिए, वो मदद हमारा इंटरेस्ट में आना चाहिए। हमको एजुकेशन देने में इंटरेस्ट है, फिर इससे कैसे मदद करेंगे। फिर वो अफेक्टेड लोगों को हमने ढूंढ लिया, उनसे कितने बच्चे हैं उनको कलेक्ट किया, उन सबको हमने हॉस्टल में पढ़ाई कर लेके आना। ऐसा हमने सोच के हमने लोकमित्रा जी को विनती किया था इन लोगों को मदद चाहिए करके। फिर लोकमित्रा जी हमारा प्रपोजल इंटरेस्ट को समझ के उन्होंने करना को रिकमेंड किया। फिर करना हमको 3 साल के लिए करना का स्ट्रैटेजी है, 3 साल का सपोर्ट करना। फिर शुरू में 3 साल करना सपोर्ट किया। उस समय हमारे पास कुछ चाहिए, हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट है बच्चे का हॉस्टल खोलना करके। बच्चे भी तैयार हो गए, 30 लड़का है 30 लड़की है, तैयार कर दिया। फिर लेके आया था, हमें एक जगह भी ढूंढ लिया किराए के लिए, 2 बिल्डिंग भी ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई एडवांस नहीं दिया, किराए नहीं दिया, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने बच्चे को लेके आया। फिर उसके बाद करना हमारे पास विश्वास करके फंड दिया था। 3 साल में उनका फंड रुक गए। फिर उस 3 साल हमने काम करके लोकल अपना सपोर्टर लोकल लोगों को हमने इसको विश्वास बढ़ाया। बाद में लोकल लोग से हमको मदद मिले थे 2005 से लेकर एक्चुअली 4 से आ गए, 5 से हम शुरू किया, 5 से लेकर 20 तक कोरोना तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा लोकल सपोर्ट से ही हमने स्टार्ट किया, उसको रनिंग किया था। मेनली शिवा शंकर करके एक व्यक्ति है, उनके वजह से बहुत उन्हें मदद मिला था। और दूसरा रणवीर सिंह, उनके मदद से 1 से 2 मदद मिला था उनसे। फिर इस मदद से हमने वो किराए बिल्डिंग को खुद हमने परचेज भी किया था। और दूसरा भी एक जेंट्स के लिए परचेज किया, दूसरा लेडीज़ के लिए भी बनाना चाहता है, इसलिए एक लैंड परचेज करके वो रणवीर सिंह की वजह से फॉरेन से स्पेनिश लोगों ने हमको 1 करोड़ बिल्डिंग बनाने के लिए मदद दिया था। उस मदद से ऐसा एक बिल्डिंग दिखते है ना, 3 फ्लोर का बिल्डिंग भी हम बनाया। तो हमने उस बिल्डिंग में उस हॉस्टल में सिर्फ लोगों को खाना देना, रहने की व्यवस्था देना उतना ही नहीं है, लोगों को बच्चे को अपलिफ्ट करना चाहिए। सो उस बच्चे को हमने प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ अच्छा पढ़ाई करने के लिए। सिर्फ हम पूरा शिक्षा नहीं दे सकते, स्कूल हमारा इस हॉस्टल में नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल को हमने बच्चे को भेजेंगे। फिर बच्चे को उधर गवर्नमेंट स्कूल में कितना एजुकेशन मिल रहा है, फिर हमारा वार्डन्स है, हमारा फैकल्टी है, हमारा वॉलंटियर्स है, उनका वो भी शिक्षण देते रहते हैं। और स्पोकन इंग्लिश डेवलप करना, और हमने हिंदी भी कुछ समय के लिए एक व्यक्ति हमको मदद किया हिंदी सिखाने के लिए, हिंदी भी हम सिखाया। ऐसा हमने क्या क्या हमको सोर्स मिल रहा है, सब सोर्स यूज़ करके हमने
20 तक एक्चुअली कोरोना तक अच्छी से हमने चलाते। इसमें 200 बच्चे बेनिफिट करके बाहर गए, मेल और फीमेल दोनों में। 200 का ऊपर भी हो सकता है, मुझे एक एग्जैक्ट पता नहीं है। अभी 20 साल का है वो, बहुत बच्चे इंजीनियर, इससे इंजीनियर बना, वो टीचर बना है, और कुछ बच्चे अभी फॉरेन में काम कर रहे हैं। इसका बेनिफिट भी हम देख सकते हैं। हमारा बच्चा अभी उनका गांव में कुछ लड़के को वो पढ़ाया जाता है, ट्यूशन ले रहा है, और कुछ बच्चे बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ बच्चा अभी दूसरे लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है पढ़ाई के लिए। वो नेक्स्ट जनरेशन का हमारे से एक नेटवर्क जैसा ऑटोमेटिक वो चल रहा है। और 2020 से कोरोना की वजह से हमारा काम बंद हो गए। फिर सबका 5 साल थोड़ा डाउनफॉल भी आ गया था। फिर हमने डोनर को छोड़ दिया, फिर बच्चे को भी थोड़ा कनेक्शन। एक्चुअली हमारा क्या है, एक बच्चे आए तो उनका गांव का दूसरे बच्चे इनके इंस्पायर करके और बच्चे भी आए थे। वो बच्चे का स्टॉप हो गया, इसलिए अभी हमने नया बनना सकता है। तो फिर भी 2025 में हमने रीस्टार्ट किया था। सब काम में हमने नया करना पड़ते, फिर भी हम डोनर को भी विश्वास रखना पड़ेगा। हम फिर भी शुरू कर रहा हूँ, हम वैसा किया था जैसा करना पड़ेगा, ऐसा करके उनको बताना पड़ते। फिर बच्चे को भी हम अभी पुराना बच्चे को भी हम बात कर रहा हूँ, फिर नया एरिया में भी जाकर बात कर रहा हूँ। अभी कम बच्चे हैं, लेकिन अगले साल बच्चे भी बढ़ेंगे। हमारा फिर भी लोगों का, अपना डोनर का विश्वास भी बढ़ेंगे, हमारा काम अच्छे जाएंगे। फिर हमारे लिए किसी ने वो फ़ायदा उठाया गया। इन लोगों के साथ भी हमने संपर्क में है, उनको भी एक अच्छा अलुमनी करके, ऐसा नागलोक का अलुमनी करके हमने साक्या अलुमनी बनाया। पिछले साल 20 साल का प्रोग्राम भी किया था, उसमें ज़्यादा अलुमनी आए थे, प्रोग्राम भी अच्छा लगा। ऐसा हमने हर साल अलुमनी को इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उनको भी इंस्पायर दे रहा हूँ, उनको डेवलपमेंट के लिए भी और नया लोगों को भी फ़ायदा होने के लिए हमने काम कर रहा हूँ। हमारा काम और भी आगे जाने ऐसा लगता है। अभी 6 लड़कियाँ 4 हैं, लड़का भी। और आपका भी, आपके पास FCRA भी है? FCRA थे, लेकिन अभी कोरोना के पास थोड़ा रिन्यू नहीं किया, इसलिए उसका काम चल रहा है, अभी बंद हो गई। तो ले ATG सब रिन्यू किया, CSR लोकल का सर्टिफिकेट सब रिन्यू किया, लेकिन FCRA का काम अभी हमने कर रहा हूँ, समय नहीं। और वो जो आपने शिव क्या नाम बताया था जो आपके डोनर हैं? हाँ, शिवा शंकर और रणवीर। सपोर्ट? हाँ, अभी भी कर रहा है। अभी इस साल के लिए रणवीर सिंह ने कमिट किया था, इसकी वजह से हमने विदाउट टेंशन चालू कर रहा हूँ। पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, पिताजी पढ़े थे, तो वो जब हम लोगों को पढ़ाए, हम लोग थोड़ा सा बढ़े आगे, तो जब भी हम बस टैक्सी कहीं भी ट्रैवल करते थे, 2005 के पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो लोग ये कहते थे SC के लोग ऐसे होते, चोर होते, डकैत होते, मतलब गंदे होते, इस तरीके की वो बात करते थे। और उन्हें ये नहीं पता चलता था कि हमारे पड़ोस में जो बैठा है वो SC है, कि मतलब पिताजी या हम या कोई। तो पापा को बहुत ऑड लगता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। तो उन्होंने ये कहा कि चलो हम लोग गाँव चल के देखें क्या एक्चुअल में हमारे लोग ऐसे ही हैं, अगर ऐसे हैं तो हम उन पर क्या काम कर सकते हैं। तो उनका था कि हर संडे मैं इंटर कर चुकी थी उस समय, तो मैं और वो और 2-3 बच्चों को जो इंटर लेवल या ग्रेजुएशन कर लिए थे, उनको मिला के हम लोग गाँव जाते थे। हर संडे उनका फिक्स था, हर संडे 2 गाँव जाना है, मतलब आसपास के गांव पकड़ने हैं, 2-3 घंटे वहाँ बताना है, उनको देखना है, मिलना है लोगों से, और 2-3 घंटे नेक्स्ट गांव। तो ऐसा हर संडे चलता था। ये चलते चलते फिर धीरे धीरे चीज़ें आई, तो लगा कि हमें हमारी सोसाइटी गठित करनी चाहिए, इसलिए कि जब हम जाते थे और लोगों से मिलते थे, तो जैसे जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे तो उनका तो एक अलग प्रॉब्लम था, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे भी होते थे तो उससे उनके बच्चे कुछ पढ़ गए तो भी उनके अंदर एक मोरालिटी नहीं होती थी बच्चों के अंदर। वो कहते थे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, जन्म देना और ये सब तो तुम्हारी मतलब जिम्मेदारी थी,
अगर उनको कुछ पढ़ा लिखा के भी एक इस्टेब्लिश कर दिया तो भी वो ऐसे ही बोलते थे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो वो माता पिता बिल्कुल क्षुब्ध हो जाते थे कि मैं मतलब क्या इसके अलावा और मैं क्या करूँ। तो फिर हम लोगों को लगा कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो जहाँ हम लोग यहाँ जा करके ये सब करते थे छुट्टी वाले दिनों में, और इस समय का जो काम है वो 6 से 8 हमारा बुधवार को चल रहा है, पूजा ध्यान ये कंटिन्यूअस चल रहा है। तो फिर उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे करके हम लोगों को 10 साल हो गया, लगा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो हम लोगों ने एक संस्था गठित की। संस्था का नाम उन्होंने पिताजी ने रखा था वर्ल्ड वाइजर मैन, यानी कि तथागत बुद्ध। लेकिन जब हम उसको रजिस्टर करने गए तो उन्होंने बोला वर्ल्ड वाइजर मैन के नाम से आप गठित नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप स्टेट लेवल पे कोई नाम रखो। तो चूंकि हम लोगों ने WWM के नाम से रिसिप्ट और ये सब बना चुके थे, तो हमने फिर उसको नाम दिया वुमेन वाइजर मोरल वेलफेयर सोसाइटी। तो इसको हमने सावित्रीबाई फुले जी से कनेक्ट किया। तो इसको जब बनाया तो 2015 में हमारा गठन हुआ। 2015 से जो हमने काम शुरू किया WWM अवेयरनेस कंपटीशन, तो इसमें था नर्सरी से PG लेवल तक के बच्चों को हम कंपटीशन के लिए तैयार करते थे। उसमें हमारी एक बुक भी है WWM GK, तो उसमें हम बाकायदा सारी चीज़ों को हमने दिया है। नर्सरी से 3rd क्लास तक उनका कलरिंग कंपटीशन रहता था, उसमें धम्मचक्र, तिरंगा और पंचशील फ्लैग ऐसे करके कुछ पिक्चर्स दी थी, और वो बच्चा मतलब ले जाता था तो उसको वो अभ्यास करे और फिर वो कंपटीशन लेते थे। ऐसे करके जीके के लगभग 500 से 600 क्वेश्चंस थे, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे डिसीजन मेकिंग के और मतलब समाज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के, जो उनकी पढ़ाई के लिए भी तैयारी करवाते थे। ऐसे करके क्वेश्चंस हैं उस बुक में। 9 से 12 निबंध का है, उसमें 11 जीवनियाँ थी, जैसे बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, ललई सिंह यादव, सावित्रीबाई फुले, ऐसे करके हमारे 11 महापुरुष हैं, उनके नाम थे। उसमें बाकायदा पैटर्न, जैसे पैटर्न UPSC कंडक्ट करती है एसए का पैटर्न, वो पैटर्न उसमें दिया गया है कि बच्चा वो पढ़े और ताकि उसको आगे भी हेल्प मिले। तो ऐसे करके फिर 9 से ये UG और PG के लिए था। ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर भी काम करते थे कि जब इनका एग्जाम होता था तो ये लोग वॉलंटियर्स के तौर पर गार्डी भी करते थे, एग्जामिनर भी बनते थे, कॉपियाँ भी चेक करते थे, और उनका खुद का भी एग्जाम होता था, तो वो आगे पीछे एडजस्ट हो जाता था। अब ये पार्टिसिपेट क्यों करें हमारे कंपटीशन में, इसलिए इनके लिए कैश प्राइज था। वो कैश प्राइज इसलिए था कि बच्चा उससे जुड़े, नहीं तो हम कहते ही रहेंगे पीछे डंडा लेके, माता पिता घूमते ही रहेंगे बेटा पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो इसलिए पढ़ते थे कि उन्हें कैश प्राइज मिलना था। फर्स्ट प्राइज उस समय हम 1000 का देते थे, सेकंड प्राइज 700 का, थर्ड प्राइज 500 का, और 5-5 सांत्वना पुरस्कार देते थे। हर सेक्टर से चुनते थे, A B C D सभी से। तो इससे वो काफी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया। इसका रिजल्ट ये आया, अभी तक लगभग 2800 से 3000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं 2015 से लेकर के 2021 तक। 21 के बाद कोरोना काल में ये एग्जाम बंद हो गया था। अभी इस वर्ष हम इसको रीओपन किए हैं, तो काफी सारे फॉर्म्स हमारे बीच आ चुके हैं। 3 मई को इसका एग्जाम भी है। तो उससे क्या हुआ, जो बच्चे उस समय 2005 में कुछ बच्चे ऐसे थे जो इंटर में थे या 5th में थे, इवन 5th वाले बच्चे भी वो हमारे कांटेक्ट में हैं, तो उनमें रोजगार भी आया। ऐसे ऐसे परिवारों से बच्चे रोजगार में आए, जैसे उसमें पैरामेडिकल में गए, और इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे, जिनको बिल्कुल पढ़ाई का कोई आइडिया नहीं था। अगर ये एग्ज़ाम उनके बीच नहीं जाता तो शायद वो उस तरीके से निकल ही नहीं पाते वहाँ से। बहुत रूरल एरिया के, जैसे घर में कुछ है ही नहीं, छप्पर तक नहीं है उनके घर में, लेकिन वो बच्चे आज आगे बढ़ रहे। तो बहुत सारे उन जो 2,500-3 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उन बच्चों में से काफ़ी सारे बच्चों को रोजगार निर्माण हुआ, और वो आगे और भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है संस्था ने महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, इन सब की भी कार्यशालाएं करी गई। इससे क्या हुआ कि जैसे वो भैया जी ने बताया कि एक तो उनकी जो स्वयं की परेशानियां हैं उनके लिए भी उनको वो किया गया, और आर्थिक तौर पर जैसे छोटे छोटे जो हमारे आसपास ही चीज़ें होती है उनको हम कैसे ऐसा निर्माण करें कि हमें 4 पैसे का रोजगार हो। तो इस तरीके से इकोनॉमिकल तौर पर भी उन्हें घर की डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें बनाना, पॉट्स बनाना या सिलाई सिखाना, ऐसी ऐसी चीज़ों को भी उसको ट्रेनिंग दिया गया, और उनका सर्टिफिकेट भी दिया गया संस्था की तरफ से।
तो बहुत सी महिलाएं तो ऐसी हुई जो कि मतलब दूसरी जगह पे जैसे कोई एनजीओ है या उस तरीके से भी उन्होंने एज ए सैलरी बेस्ड काम शुरू कर दिया, तो उनको भी ऐसे। और शैक्षिक तौर पे बताएं तो बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो हम जब गांव गए तो पता चला कोई हाई स्कूल पढ़ के उनकी पढ़ाई ब्लॉक है, लड़कों की भी लड़कियों की भी, लेकिन मेरा फोकस में लड़कियों पर ज़्यादा रहा क्योंकि लड़कियां डलिया नहीं ढो पाएंगी, मजदूरी नहीं कर पाएंगी। तो उनको क्या किया, जैसे किसी की पढ़ाई 1 साल 2 साल बंद हुआ तो ऐसी कई सारी लड़कियों महिलाओं पे काम किया, तो उनकी पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट करवाई। जैसे हाई स्कूल इंटर करके छोड़ दिया तो रीस्टार्ट करवाया। आज वो बच्चियां, उनकी क्लासेस भी मैंने दी इंग्लिश की, जैसे हमने कहा इंग्लिश से पढ़ो तो इंग्लिश की मैंने उन्हें क्लासेस भी दी और इससे वो बीए किया, बीएड कर रही हैं। और आज वो हमारा जो ये स्कूल चल रहा है त्रियत्न साइंटिफिक एकेडमी, इसमें मतलब कार्य करते करते वो ये सब पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि उनको इकोनॉमिकल भी सपोर्ट चाहिए। तो उन्होंने पढ़ाया भी, जब उनको ट्रेन किया, और वो आज बीएड कर रही हैं। ऐसे मतलब कई लड़कियां हैं जो कर रही हैं और अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग कर रही हैं। तो इस तरीके से, और एजुकेशनल ट्रिप हम लोग समय समय पर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस पर बच्चों को भी ले जाते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष साथी भी रहते हैं, तो वो भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ हम शिविर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें यहाँ से हमारे यहाँ मस्की सर ने 3 बार लिया है। और इसके साथ साथ हम लोग फेयर्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मेला। जैसे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फेयर 3 साल से हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फेयर। और एक 14 अप्रैल को हम लोग इक्वालिटी मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुता के ऊपर एक बच्चों का बहुत अच्छा फेयर करते हैं, जिसमें हर बच्चा अपने अपने यहाँ से वो कुछ ना कुछ पकवान बना के लाएगा 14 अप्रैल को, और उसका पूरा ये लगता है पूरा ऐसे, और सभी लोग उसको फिर मतलब प्रोग्राम होने के बाद सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको लेकर के दिया जाता है। अच्छी बात ये है कि उसमें हमारे कुछ जनरल बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी तो करते ही हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हमारे बच्चों को दूसरे लोग गलत सिखा सकते हैं तो क्या हम उनके बच्चों को अच्छा नहीं सिखा सकते। तो ऐसे करके हम वो ये चल रहा है। और शिविर में मस्की सर ने 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लिया है। इसके साथ विवेक रतन सर ने 2 क्लासेस पहले ले चुके हैं, अभी फिर से वो लेने वाले हैं। और इसके साथ साथ कानपुर से भी साथी जो धर्मचारी लोग रहे हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ शिविर लिया है, ऐसे करके। और ये आध्यात्मिकता पर ही है कि ये धम्म अभ्यास कंटिन्यू चल रहा है। ये नहीं है कि कथनी करनी में भिन्नता हो। जो भी कैंपस में बच्चे रहते हैं, जैसे यहाँ पर भी अभी था, तो जिन लोगों का अभ्यास है उनको किसी के बैल की या किसी की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक उनके आचरण में आ जाता है। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम दोनों बिजी हैं, यहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंद हो गया होगा, वो उनका नियम है। वो 4:30 बजे उठेंगे, अपनी दैनिकचर्या करके 5 बजे से बैठेंगे पढ़ने के लिए, 6 बजे से क्लास करेंगे। ये सब उनका कंटिन्यूअस चल रहा है। और ये चीज़ जो ध्यान और नैतिकता है, ये सब हम लोग मतलब गांव-गांव में जाकर के महिलाओं में भी सोच रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये 6 से 8 अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे करके स्कूल के साथ साथ, और साथ में ये पौधारोपण, पर्यावरण के लिए तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हमारा जो कैंपस है वो एक बॉटनिकल गार्डन है, मतलब हर प्रकार के पौधे मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ कैंपस की बात नहीं कर रही, हमारे यहाँ स्कूल में जितने बच्चे आते हैं या जो हमारे यहाँ आता है, जो भी अवेलेबल होते हैं, उनको तो वो प्लांट्स हम लोग गिफ्ट करते ही हैं। बच्चों को भी बताया कि आपको अपने बर्थडे पे एक प्लांट जरूर लगाना है, या कोई भी फंक्शन है, कोई भी पर्व है, उसमें एक प्लांट जरूर लगाओ। तो बहुत से बच्चों ने फॉलो किया, और जब 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल हो गए, उनके फल लगे, तो वो लेकर भी आए। तो मुझे पता चला कि उन्होंने इस दिन पर प्लांट लगाए थे और ये काम हुआ। तो ऐसे करके, और उसमें औषधीय पौधे भी हैं, उसकी जागरूकता भी देते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हम लोग कर रहे हैं संस्था के तहत। और ये पूरा कार्य हम मतलब बहुत सारा हमें डोनेशन नहीं है कोई इस तरीके का, लेकिन जैसे मैं टीचिंग का कार्य कर रही हूँ, और जब इस संस्था का गठन हुआ था तब मैं टीचिंग की जॉब में नहीं थी। मैं उस समय ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर थी, तो मैं उस समय से ये कर रही हूँ। अब हालांकि मैं इसमें कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, सिर्फ मैं वर्कआउट करती हूँ, काम करती हूँ, बाकी ये सभी लोग देखते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो कि खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके अंदर
लॉजिकल चीज़ें निर्माण हो रही, साइंटिफिक कि तार्किक तौर पर क्या होना चाहिए ऐसा करके, तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं जो उनका स्तर होता है। बाकी मैं अब मेरा ध्येय यही है कि मुझे अपने जैसे, क्योंकि पिताजी ने कहा था तुम तो पढ़ लिख गई हो, लेकिन ये नहीं है कि तुम अकेले ही रह जाओ, तुम्हें ऐसे लोगों को बना के निर्माण करना है कि अपने जैसे और बराबर खड़े करने हैं। तो मेरा काम वही है कि मैं अपने जैसे बनाने के लिए मेरा पूरी सैलरी इसी में जाती है। मेरा अपना खर्चा सिर्फ 5 से 10 हज़ार का है, वो भी पेट्रोल का, क्योंकि मैं 40 किलोमीटर दूर जाती हूँ गाड़ी चला करके, तो मैं वही मेरा लगता है। बाकी टोटल एक्सपेंस इसमें जाता है। और कभी मिलेगा सपोर्ट तो ठीक है, करूँगी, नहीं तो मैं कर ही रही हूँ और ज़रूर मैं सफलता मुझे मिलेगी, मुझे ये पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं कंटिन्यूअस। जरूर हम तो कहेंगे ही। और जैसा कि ये सब चीजें हो रही हैं उसमें हम आसानी से कैसे, क्योंकि ये जो उद्देश्य बना है अब उसको जो चीजें प्रक्रिया में आई हैं उनको बड़े लेवल पे कैसे और कर सकते हैं, उसके लिए लगातार जैसे लोग मीटर सर सब लोग कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं तब जाके इतने सेंटर खड़े कर पाए हैं। तो क्या हम में से सब लोगों की मदद से हर एक राज्य में अपने 2-2, 4-4 स्कूल ऐसे नहीं हो सकते क्या जो डीपीएस चलता है, जैसे दिल्ली पब्लिक पे लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने बच्चों को फीस, अपने बच्चों को नाम लिखाने के बाद गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन वो आपके बच्चों को सर्टिफिकेट तो देते हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि बच्चा कर क्या रहा है। इसके एग्जाम्पल अपने में से ही लोग हैं कि लोगों के घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन वो समाज से गायब है। तो हमें अपने बच्चों को उस तरीके से बनाना है। और मुझे पता नहीं है कंफर्म याद कि शायद हमारे प्रतियोगिता के हिस्सा में उमा ने भाग लिया कभी, क्या नहीं लिया। ये भी मतलब उसी हिस्से की एक कड़ी है कि उमा ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। उमा हो गई, सुनीता हो गई, अर्पिता हो गई, बहुत से बच्चे जो यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हैं उसमें से लगभग मुझे लगता है लगभग 50% बच्चों ने तो हिस्सा लिया ही होगा प्रतियोगिता में। और बहुत से बच्चों को मैंने मतलब जो पैरामेडिकल की बात की है कि बच्चे 12वीं कर लेते हैं, फिर पूछो कि करना क्या है, पता ही नहीं। तो जिसको पता नहीं होता उसको हम एक लिस्ट देते हैं, वो हमारे पास लगभग 74 से ज़्यादा कोर्सेज की लिस्ट है। वो लिस्ट है कि तुम इसमें से छांटो आप क्या कर सकते हो। और कुछ लोग बोलते हैं कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास, बी फार्मा में तो इतना पैसा लगता है, 1 लाख रुपया फीस लगती है, डी फार्मा में 1 लाख लगती है, बीएड में इतना लगता है, डीएड में इतना लगता है, बीटेक में इतना लगता है, एमटेक में इतना लगता है। उनके लिए भी पॉलिसी रहती है कि हमके इसमें से जो चाहो कोर्स तुम छांट लो। और अगर आपको लखनऊ नज़दीक है तो लखनऊ में 3, 4, 5 कैंपस ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ खाने का पैसा देना पड़ेगा, इट मीन्स हॉस्टल का। बाकी फीस जो है वो कुछ 100% जो 100% फीस है इंस्टीट्यूट की, वो कुछ जो है स्किल इंडिया के तहत वो सीएसआर का बात आता है। तो जो कंपनियां मतलब स्कूल में सीएसआर के तहत बच्चों की फीस भरती हैं वो सीधा स्कूल को सपोर्ट करती हैं। तो उसका उनको बच्चों को खाली खाने का और अपना, और उसमें भी 5-6 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है। एग्जामिनेशन का फॉर्म का फीस भरना पड़ता है यूनिवर्सिटी का, बाकी उनको सभी चीज़ें पूरी मिल जाती हैं। लेकिन कोई आगे करना, इसके तहत कई बच्चों ने अभी तक किया है, पैरामेडिकल कई बच्चों ने किया है, तो वो आराम से अभी मुझे लगता है जॉब भी कर रहे हैं। इतना 15-20 हज़ार रुपये तक तो आसानी से बच्चों को मिल रहा है। और इन बच्चों की एक स्पेशल बात ये है कि जो बच्चे इधर से होकर के जा रहे हैं कंपटीशन के माध्यम से, क्योंकि इनसे बार बार मिलके तो इनके अंदर एक नैतिकता निर्माण हो रही है। दूसरी चीज़, इस स्कूल की एक स्पेशलिटी है जो अन्य स्कूलों से इसे अलग करती है, वो मैं बताना भूल गई थी, 1 मिनट में मैं बताती हूँ। इस स्कूल की ये स्पेशलिटी है कि वो बच्चे को नर्सरी से ही टारगेट कर लेते हैं, मतलब उसे समझा देते हैं, बता देते हैं कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो जिस सेक्टर में वो जाना चाहता है फिर उस पर शुरुआत से ही उसी को फोकस करके उसको देते हैं कि जैसे वो कंपटीशन की भी तैयारी हम उसकी फर्स्ट क्लास से ही शुरू कर देते हैं कि अगर उसे यूपीएससी कंडक्ट करना है तो ये नहीं है कि इंटर के बाद वो भटक रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में
हम उसे वो चीज़ें दे रहे हैं जिससे कि वो इंटर तक आते आते उसका पूरा ये क्लियर हो जाए कि वो अगर वो कोचिंग का उसके पास पैसा नहीं भी है तो भी जो बच्चा यहाँ नर्सरी में एडमिट हुआ है, अभी तो ये 8th तक है, हमारा टारगेट इसको इंटर तक ले जाना है। तो अगर इंटर तक हम मान्यता ले लेते हैं तो वो जब नर्सरी से कंडक्ट होकर इंटर तक जाएगा तो उसे किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बच्चा अगर यूपीएससी में बैठेगा ग्रेजुएशन के बाद तो श्योरली वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, क्योंकि उसको हम इसी तरीके से इसका जो डिज़ाइन किया गया है कोर्स, वो उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसे हर एक चीज़ उसके कोर्स में ही मिल जाए, उसकी दैनिक चर्या में ही हर एक चीज़ मिल जाए, चाहे वो एकेडमिक हो, प्रैक्टिकल हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, सभी चीज़ें। तो ये दूसरे स्कूलों से हमारे स्कूल को अलग करती है और यही कारण है कि अभी हमारे स्कूल को मान्यता का 3रा साल है और बहुत मेहनत हम लोग नहीं कर पाए फील्ड वर्क पे, लेकिन 200 स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल में और इस वर्ष स्ट्रेंथ बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि हम लोगों ने हिंदी मीडियम भी ब्रांच डाली है, क्योंकि इसका थोड़ा फीस उन लोगों की अपेक्षा ज़्यादा लगता है कि 300-400 रुपये फीस है जो उन्हें बहुत लगता है, लेकिन हिंदी मीडियम ब्रांच डालेंगे तो उसका 150-200 रुपये फीस रहेगा मंथली, तो वो इजीली कर पाएंगे। तो दोनों ब्रांच हम ओपन कर रहे हैं जिससे कि ताकि हम उन्हें संस्कार वो दे सके, जो संस्कार हम यहाँ गांव-गांव जाकर देते हैं इनको हम क्लियर कट दे सके, भले ही हमारी लैंग्वेज अलग हो, उनको वही संस्कार। हमारे यहाँ प्रेयर जो होता है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, सुबह प्रियम्बल हिंदी में इंग्लिश में होगा तो शाम को हिंदी में होगा, ऐसे करके इवनिंग में, और उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे हमारे मतलब इन चीज़ों को इनडायरेक्टली सारी चीज़ों को सीखते चले जा रहे हैं, जो एक उम्र के बाद बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो बच्चा शुरुआत से अंधविश्वास में है तो उसे बाद में समता, स्वतंत्रता, बंधुता ही समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है इस तरीके से। तो थैंक यू, आप सभी ने अच्छे से सुना। कुछ क्वेश्चन चाहिए हो, करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो हम बैठते हैं। बच्चों को हम कुछ इस तरह से शिक्षा दे सकते हैं जो कि समाज में जाकर वो बदलाव ला सकते हैं। हमारे हॉस्टल के प्रोजेक्ट हो चुके थे, मानुष के या टीबीएमई जी के, जम्बूदीप के भी कुछ प्रोजेक्ट हो चुके थे। उससे अलग जाकर स्कूल का प्रोजेक्ट करना बहुत मायना रखता था, इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हम स्कूल खोलें। स्कूल के माध्यम से ये सब बातें करने के लिए बहुत आसान जाएगा, ये भी हमारे दिमाग में आया था। इसलिए हमने पहला स्कूल का प्रोजेक्ट चालू किया था 2010 में। तो अब ये 2010 में प्रोजेक्ट चालू करने के बाद स्टूडेंट कैसे लाएंगे, ये बहुत बड़ी हमारे पास चुनौती थी, क्योंकि हमारी स्कूल की मान्यता भी नहीं थी और लोग पेरेंट्स हमारे स्कूल में स्टूडेंट कैसे भेजेंगे, ये पहला हमारा सवाल था। ये बड़ी चुनौती हमारे लिए थी। तो हमने पहले क्या किया कि बस्ती बस्तियों में जाकर हमने देखे कि ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डाला है और वो आर्थिक कमजोरी की वजह से वो नहीं डाल पा, स्कूल में नहीं भेज पा रहे, तो उन लोगों को कन्विंस हमने किया तो तैयार हो गए। तो पहले हमने स्कूल बोलकर नहीं किया, तो एक ट्यूशन क्लासेस हम उनके लिए चलाएंगे और उनके लिए पढ़ाएंगे, इस तरह से हमने उसकी शुरुआत की थी। दूसरा हमने काम ये किया था कि कुछ हम जब बॉम्बे, पहले हमें पूना बॉम्बे ज़्यादा ट्रैवल करता था, तो ट्रैवल में कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो डब्बा बोगी पूछते पूछते आते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये लोगों को भी हम उठा सकते हैं। तो हमने ऐसे भी बच्चे ट्रेन में से उठा के लेके आए, जो प्लेटफॉर्म पे भी रहते थे वो भी बच्चे उठा के लेके शुरुआत की थी उसकी। तो उसमें से बहुत अनुभव एक्सप्रेस हमारे लिए बहुत अलग से अनुभव थे कि कुछ बच्चों को जैसे कि माँ बाप नहीं थे, किसी बच्चे को खाना मालूम नहीं था, खाना, ये बहुत बड़ी हमारा लिए एक्सपीरियंस था कि वो खाली कचरे के डब्बे में फेंके और गंदा चावल होता है, भात होता है ना, वो खाते थे, वड़ा पाव खाते थे, उनको रोटी ऐसी नाम की चीज़ पता नहीं रहती थी। तो हमने देखा कि अरे इतने बच्चे, इनको तो हम इजीली हम लेके आ सकते थे, लेकिन रखने का कहाँ पर है इनको, तो रह भी नहीं पाते थे। हम उनको रखने का कोशिश किया, वो रह भी नहीं पाते थे। फिर जब हमने शुरू किया कि हम वो बाद में देखेंगे कि उनका रहने की व्यवस्था कैसे करेंगे, लेकिन उनको पढ़ाने को तो लगेंगे। तो कुछ लोग आते थे, कुछ बच्चे भाग जाते थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कुछ व्हाइटनर रहता उसका नशा भी करने का उनके इसमें था, वो उनको भी लगता था, तो वो कभी कभी चोरी करते थे दुकान से। वो बहुत हमारा एक्सपीरियंस अलग था। लेकिन ये स्कूल के माध्यम से जो शोषित, पीड़ित है, जो वंचित है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, उसके लिए काम करने का हमारे दिमाग में आया और हमने 2010 में पहला स्कूल खोल दिया। जैसे ही हमने जब बच्चे आना स्टार्ट हो गए तो पहले ही साल में हमारे लिए 170 बच्चे हमारे पास आए थे।
तो 170 बच्चों को अभी पढ़ाना है, इनका पैसा कैसे जमा करना है। तो मेरा पहले से जर्नलिज्म था, मेरी पहचान अच्छी थी, मैं कॉर्पोरेशन में बोलो कुछ ऑफिसर से, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उनको पढ़ने के लिए जो लगता है मटेरियल उनकी व्यवस्था मैंने करा ली थी। किसी से कंप्यूटर लेना, प्रिंटर लेना, ये मैंने किया था। लेकिन ये सब चलाते चलाते एक कुछ हमारा कैसा था, सवेरे 7-8 बजे स्कूल चालू होता था, 12-1 बजे तक ही चलता था, फिर पूरा दिन खाली पड़ता था। इसके लिए क्या करेंगे, तो हमने लाइब्रेरी का हमारे दिमाग में आया कि हम लाइब्रेरी चलाएंगे। तो लाइब्रेरी में जो भी लोग हमारे पास आ रहे थे, ये तो हमारा जो लाइब्रेरी जहाँ पे था वहाँ पे एक अच्छा क्वाइट ऐसा एक साइलेंट एक परिस्थिति थी। तो लोग वहाँ पे आने लगे, तो वो जो आने लगे वो भी अपने बच्चों को इधर डालना है। हमने नाम भी इस तरह से दिया था कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल बोलकर। तो अपने ही स्कूल में अपने बच्चे क्यों जाए, हमने ये टैगलाइन चलाई थी कि हमारे ही स्कूल में हमारे बच्चे क्यों पढ़े। तो उसकी शुरुआत जैसे कि दीदी ने बताया ना कि प्रेम्बल से, तो हमने भी वही शुरुआत की थी, हम प्रेम्बल से शुरुआत करेंगे उसकी प्रस्तावना संविधान की। और जब एंड हो जाएगा तो मैत्री गीत के, हमारा टीवी म्यूजिक का एक मैत्री गीत है, उससे हम एंड करेंगे, समारोह करेंगे। इसी तरह से उसका माहौल बनते जा रहा था और लोग आते रहे थे। जैसे जैसे पेरेंट्स आ रहे थे, जो फिर अच्छे लोग भी हमारे स्कूल की तरफ आने लगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक अच्छी तरह से प्रेम इसका किया जाए कि जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में होता है, तो उस तरह से इनको भी हम क्यों सुविधा ना दिया जाए। तो उसका था कि उसका यूनिफॉर्म कैसा रहे। तो बाबा साहब का मूवमेंट हम चला रहे, तो बाबा साहब की तरह से हमारा स्टूडेंट दिखना चाहिए। तो फिर हमने सूट की पहली संकल्पना वो स्कूल में लाई कि हमारा टाई कोट सूट बूट रहे, उसका यूनिफॉर्म रहे। इसी तरह से हमने पहले उसकी शुरुआत की। जब उनके बच्चे टाई कोट सूट बूट में दिख रहे, तो उन पेरेंट्स को जो आनंद मिल रहा था कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बहुत हाई-फाई सूट बूट में जा रहा है, तो वो अलग सा आनंद उनको महसूस ये हो रहा था। तो वो भी इर्द गिर्द लोगों को हमारे उनके बच्चों को हमारे पास भेजने के लिए प्रयास, वो खुद इन्वॉल्व हमारे में हो गया कि हम आपके लिए बच्चे लाएंगे। तो दूसरा ही साल हमारा इतना अच्छा रहा कि 270 बच्चे, 100 बच्चे बढ़ गए। तो 270 बच्चे जब हो गए तो हमारा इतना अच्छा माहौल चल रहा था। लेकिन इतने बच्चों को हमारा स्टेशनरी देना है, यूनिफॉर्म देना है, ये कैसे करेंगे। तो हमने पालक मीटिंग जो पीटीए के ग्रुप से हमने तैयार की थी, तो वो पालक मीटिंग में हमने ऐसे तय किया कि ठीक है, हम बाहर के 50,000, 40,000, 20,000 तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या। इस माध्यम से उन्होंने फिर डिस्कशन में ऐसा लगा कि हाँ कर सकते। तो हमने पहले ही इसमें 2-3 साल होने के बाद जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, तो एक संकल्पना ऐसी मन में आई कि ये सब धुना भाना करने वाले जो बर्तन मानने वाले जो लोग होते हैं, तो वो लोग महीने में 1,000 भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम थी। तो इनके लिए क्या करा जाए। तो हम डोनेशन तो जमा कर भी रहे थे लोकल का, लेकिन उनको भी इन्वॉल्वमेंट लेने के लिए हमने क्या सोच किया कि हमने हमारे स्कूल में एक पिग्मी बैंक शुरू कर दी बच्चे की। आप रोज उनको खाने के लिए अगर पैसा देते हैं, तो ये काम कर, तुम 10 रुपए देते होंगे तो 20 रुपए और बढ़ाओ, 30 रुपए डेली के आप देने की शुरू करो। तो उन्होंने जैसे जैसे 30 रुपए चालू कर दिए, तो उनकी महीने के 900 रुपए कैसे जमा होते थे उनको भी पता नहीं था, और वो फीस ऑटोमेटिकली हम कन्वर्ट कर लेते थे। और उसी तरह से फिर उसकी उनकी सहल होगी, शैक्षणिक सहल होगी, उनका गैदरिंग होगा, हम इसी तरह से उसमें से काम करने लगे। पेरेंट्स इतने खुश होने लगे कि तीसरे 5-6 साल में एक कम से कम 350 बच्चे हमारे स्कूल में आने लगे। फिर हमारी जगह कम गिरने लगी, छोटी सी बिल्डिंग थी, तो हमने स्टॉप कर दिया कि एक क्लास में हम 25-25 या 30-30 बच्चे रखेंगे। इसी तरह से फिर वो ये होने लगा। फिर बच्चों को हमने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने डांस क्लासेस चालू कर दिए, हमने वहाँ पर संगीत क्लासेस चालू कर दिए, लाइब्रेरी चालू कर दी। फिर वहाँ पे हमने जैसे कि कारपोरेशन से महिला सबलीकरण के लिए कुछ योजनाएं होती है, जैसे कि मैं पालिका में काम करता हूँ पत्रकार कक्ष में, तो बहुत सारी योजनाएं मुझे पता थी। तो मैंने महिला सबलीकरण के लिए कुछ ब्यूटी पार्लर के क्लासेस चलाए, मैंने सिलाई मशीन के क्लास चलाए। तो वो पेरेंट्स आने लगे, उनको भी एक स्किल मिल रहा था, और उनके घर पे जाके कुछ ब्लाउज सिला, कोई ब्यूटी पार्लर का घर पे बैठे कुछ ये करना, तो ये सब वो चालू कर रहे थे। बाद में फिर हमने हमारी कंप्यूटर लैब बनाई थी, तो बच्चे तो पढ़ते थे, लेकिन हमने ऐसे भी ऐड की थी बाहर में लोगों की में कि जिनको कंप्यूटर सीखना है लेकिन उनकी क्षमता नहीं है पैसा खर्च करने के लिए, तो हमारे यहाँ पर आके फ्री में कंप्यूटर क्लास वो कर सकते हैं। तो फ्री में बोले तो हमारी इधर लाइन ही लग गई, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर सीखने आए। तो वो स्कूल के माध्यम से वो एक हो गया। डिफरेंट जो स्किल्स होते हैं वो हमने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। जो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है वो हमने लाना शुरू कर दिया। समुपदेशन केंद्र भी हमने शुरू कर दिया। रोजगार निर्मित के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे अहम बात एक उसमें बहुत बड़ी रही कि
सहकार जो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो सहकारी तत्व जिसको बोलते हैं उस पर चलाने वाले जो भी कुछ छोटे छोटे उद्योग घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं, इसके हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ इंडस्ट्री में जाके तो घर पे कुछ उद्योग दे सकते थे, ऐसे कुछ स्कीम है क्या, तो वो हमने ले लिया और लोगों को घर बैठे हमने कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्री उद्योग देना, व्यवसाय देना चालू कर दिया। फिर बाद में हमने कुछ फंड रेजिंग टीम का सोचा था, लेकिन वो हुआ नहीं। फंड रेजिंग टीम भी बहुत जरूरत थी कि मैंने भी खुद फंड रेजिंग का प्रशिक्षण लिया था डिसोजा मैडम से। हमारे बीएच में हम फंड रेजिंग का काम करते थे बहुजन हिताय में, तो प्रशिक्षण मेरे पास था। मुझे लगा था कि हम सब मिलकर एक फंड रेजिंग टीम बनाए, लेकिन वो बाद में हुई नहीं। अभी भी एमपीसी ओपीसी का ट्रेनिंग सेंटर खोलने का मेरा हमारे दिल में है, तो लेकिन उसका सेंटर हम औरंगाबाद में खोलना चाहते थे, पुणे में नहीं खोलना चाहते, क्योंकि उधर के लोग इधर आते तो बहुत महंगा उनको ट्रेनिंग मिलता है। तो हमें ऐसा लगता है कि छत्रपति संभाजी नगर में ऐसे कुछ एरिया में काम करे कि जहाँ पे उनको जरूरत है। और बाबा साहब का सपना था कि मोक्या, तो मराठी में है कि मोक्याच्या जागा हासिल करा म्हणून, ऐसे एक जो महत्वपूर्ण जगह है वो हासिल करने के लिए हम एमपीसी यूपीसी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो एक सेंटर हमारा खोलना हमने तय किया है, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन 2020 में कोरोना आया, 2-3 साल में पूरी तरह से स्कूल हमारी बंद थी। कुछ लोग कोरोना के वजह से गांव चले गए, हमारा ड्रॉप आउट बहुत हो गया और हम वापस 130 पे आ गए थे। अभी हम धीरे धीरे अभी 2 साल से बढ़ रहे, लेकिन मैंने अभी स्कूल से ड्रॉप आउट किया है, जो कि मैं छत्रपति संभाजी नगर का काम देखने का मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ से ड्रॉप आउट हो गया और मैं अभी औरंगाबाद में जगह देखी है, उधर काम करने का हम सोच रहे हैं। तो यही हमारा ये था और हमें जो मोटिवेशन मिला था तो वो जम्बूदीप मानुषकी से ही मिला था। मैं वहाँ पे ही 2-3 साल काम किया हूँ। वज्रजय हमारे साथ थी, सब थे, सभी हम साथ में थे, लेकिन बाद में आए, लेकिन थे वहाँ से हम। तो ये हमारा स्कूल का प्रोजेक्ट ये हम चाहते हैं कि हर जिले में, हर तालुके में ऐसे स्कूल अगर होती है तो ऑटोमेटिकली स्कूल में से बच्चे हमें क्या बोलते हैं उसको कि तैयार स्कूल के बच्चे हमें मिल सकते हैं और हम हमारे आगे रेवोल्यूशन जो हमारी जो क्रांति, हमारा जो आंदोलन है वो मजबूत कर सकते हैं। ये हमारी सोच। धन्यवाद। फाउंडेशन है तो उसमें हम स्कूल का विजिट करते थे, देन उसकी रिपोर्ट बनाते थे, उसके प्रिंसिपल से बात करते थे, कन्विंस करते थे कि हम इतने 1, 2, 3 लगभग 5 महीने तक हमको काम दिया जाता था कि बच्चों की रोज रिपोर्ट लेना है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन का। तो उसके थ्रू हम वो सोचे कि हम इनके यहाँ बच्चों के साथ में काम करते हैं, इससे अच्छा है हम अपने यहाँ भी ये NGO ओपन कर सकते हैं, तो उधर अपने यहाँ लोगों के साथ काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारे इधर के भी लोग सीखेंगे। तो फिर ये नाम हमने लिया, एक एजुकेशन पाथ फाउंडेशन है जो अभी पाथ में उधर है, करियर पाथ, हाँ ये है करियर पाथ। तो हम इसका नाम लिए उससे एजुकेशन पाथ फाउंडेशन, जो भी वेस्ट बंगाल में भी प्रीतम सर ने ओपन किया उसके थ्रू, तो हमने उसमें कैरियर लगा दिया क्योंकि हमारे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि ये 4-5 नाम दिए तो मुझे ये बेटर लगा। और फिर मेरा काम है इस NGO का जो काम है वो यूपी के हर जितने भी गांव हैं यूपी में, तो हम वहाँ तक पूरे गांव में लगभग 3 से 4 साल में पहुँचना, सभी यूपी में सीतापुर में भी 3 से 5 साल तक हम यूपी सीतापुर के सभी जिलों तक सभी गांव में ब्लॉक में पहुंचना और उनके बच्चों को 10 to 11 के बच्चों को साइंस और मैथ में एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, क्योंकि हमारे इधर के लोग बहुत ज़्यादा आर्ट में जाते हैं क्योंकि आर्ट सस्ता रहता है और उसको पढ़ने जाए या ना जाए ऐसे ही वो पढ़ के पास कर लेते हैं, ऐसा रहता है। अभी तो जैसे मैं किया बट मेरा साइंस है, तो हम सोचते हैं कि हमारे भी लोग IIT और मेडिकल में जाए, तो उसके लिए हमने मैथ और साइंस चुना कि वो बेटर रहेगा। देन उसमें हम खेल और प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगिताएं रखेंगे मंथली, या फिर जब हम साल में 2-3 रखेंगे कॉन्फ्रेंस, तो उसमें हम ये सभी एक्टिविटीज लेंगे। और स्कॉलरशिप जो बच्चे 10th के होंगे, जो 11th में एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए जो फीस होती है कॉलेज की जो नहीं दे पाते बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो नहीं दे पाते, तो उसके लिए हम जो जितने भी वॉलंटियर्स होंगे तो हम
इकट्ठा करेंगे और उन बच्चों को देंगे, जिससे कि वो ज़्यादा आगे बढ़ पाए और उनके पेरेंट्स भी थोड़ा सा सपोर्टिव बने रहें। और तो फिर उसके बाद में जब लगभग 10th और 12th कंप्लीट करेंगे तो हम तब तक रिसर्च आर्टिकल से हम उनसे लिखवाएंगे, उसके लिए उनको एक्टिविटी लेंगे तो वो भी बेटर रहेगा, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों से कन्विंस कर पाए और ज़्यादा लोगों से जुड़ पाए। और ये था। तो 10th के बाद हमारा एम है कि हम IIT और मेडिकल इसमें जाएं, सेक्टर में जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आर्ट में ज़्यादा है इसलिए। और भाषा तो हमारे इधर तो सभी लगभग हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो हम सोच रहे कि उसमें इंग्लिश में रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप लोगों से भी हेल्प लेंगे, प्लस हमारे जो टिस के 4-5 दोस्त हैं वो भी करेंगे बोल रहे थे, तो हम ऐसे करके हम एक्टिविटीज़ लेंगे उनके साथ में। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट ये भी रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है कि लोग हम सामने आके प्रेजेंट नहीं कर पाते कोई अपनी चीज़ प्रॉपर तरीके से, या सामने आके बोलने में हमको हिचकिचाहट होती, तो उसके लिए हम ये सोचे ये स्किल रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कॉन्फ्रेंसेस तो हम साल में एक बार ज़रूर लेंगे। देन स्टोरी और पॉडकास्ट के उनसे लिखवाएंगे स्टोरी और पॉडकास्ट, तो लगभग 4-5 उसी जब कॉन्फ्रेंस लेंगे तो उसी में हम इकट्ठा आएंगे और 4-5 से 10 दिन का हम वर्कशॉप रखेंगे, तो उससे हम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। देन और जो जैसे स्कॉलरशिप्स है, जो अभी स्कॉलरशिप बहुत सारी है, एस्पायर्स हुई, जिन फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी हुई, ऐसी जो स्कॉलरशिप है इनके बारे में बताना और इनका फॉर्म फिल करके देना, और इसका टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देना और कंप्यूटर की जानकारी देना, क्योंकि हम अभी कंप्यूटर भी कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम उनको बताएंगे। और ये हम अपने संस्था में रखेंगे, ST और OBC माइनॉरिटी के लोग ही रखेंगे, जनरल के लोग नहीं रखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और हमारा पूरा प्रोसेस भी हो चुका है, लगभग 2-3 दिन में वो पूरा हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे अभी। तो सिर्फ फील्ड वर्क किया था मैंने, लेकिन ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मानुष्की को आगे कैसे लेना चाहिए। तो 1 साल से जो हमारा अभी काम चल रहा है कि मानुष्की को आगे लेना चाहिए, तो 1 साल में मैं देख रही हूँ कि मैं मानुष्की को कैसे आगे ले जा सकती हूँ, किस माध्यम से ले जा सकती हूँ और किस प्रोजेक्ट को लेकर मैं कैसे काम कर सकती हूँ, वो सभी बातें। और मैं वहाँ पे ना मानुष्की के आजू बाजू में फिर रही हूँ अभी कि वहाँ किसकी ज़रूरत है, अभी वहाँ पे क्या चाहिए, ये मेरा अभी है। और मानुष्की में लक्ष्मी नगर है, प्रतीक नगर है, ऐसे ही छोटे छोटे एरिया है जो स्लम एरिया आते हैं, तो उसमें मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ मानुष्की को लेकर, क्योंकि वो पास में आता है मानुष्की सेंटर, तो हम वहाँ की महिलाओं को बुला सकते हैं, अपने सेंटर को विजिट दे सकते हैं, कुछ काम कुछ रहा वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह तो उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा पहले हड़पसर एरिया था, तो 30 किलोमीटर अंतर था, मानुष्की और हड़पसर ये कैसे 30 किलोमीटर अंतर है, तो वहाँ से महिलाओं को लेकर जाना ये मेरे लिए प्रॉब्लम था थोड़ा। तो मैंने वहाँ 3 साल तक काम किया हड़पसर में, लेकिन अभी 1 साल से मैं लक्ष्मी नगर है, प्रतीक नगर है, वो आसपास के एरिया में काम कर रही हूँ। तो मैंने जो आरोग्य पर ज़्यादा मैंने देखा कि महिलाओं का आरोग्य जो है ना, तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो देखा मैंने, क्योंकि महिला को खाने का टाइम नहीं रहता, वो रहेगा फिर भी खाती नहीं, या फ्रूट्स है ये है वो है, वो रहेगा घर में फिर भी वो खाती नहीं, तो अपनी जो आरोग्य को उसको कुछ भी वो ध्यान नहीं रखती, तो उसकी जन जागृति करना। तो ऐसे में छोटे छोटे 10 महिला 12 महिलाओं के सामने जाकर जो आरोग्य के लिए काम है वो करती हूँ। उसके साथ है कि मैं कैंप लगाती हूँ कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उधर जाकर मैं उनकी वैन पर जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको हम एरिया में बुलाकर उनका स्कैन करना, मेडिकल चेकअप करना, ये सभी बातें मैं कैंप के माध्यम से कर रही हूँ। उसी के साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम है, अभी मैंने आयुष्मान कार्ड का जो बोल रहे हैं, तो वो सभी कह रहे थे कि नहीं चलेगा, तो मैंने 3 लोगों को उस माध्यम से पैसे मिला के दिए हैं, जिनका एंजियोग्राफी हुआ है,
तो उनको 250 लाख का खर्चा आया था ना, वो 10,000 में हो जाएगा। तो वो भी आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, श्रम कार्ड ऐसे गवर्नमेंट के लिए है। तो इस माध्यम से मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ और मानुषी के थ्रू ये ऐसे वर्कशॉप लगा रही हूँ। ऐसा मेरा अभी काम चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। सभी लोग तो बहुत कुछ पता है। मुझे जब सुन के ट्रस्ट का बारे में पता चला कि जे हमारा उड़ीसा में कलिंगा मित्र ट्रस्ट और जैसे कि प्रज्ञा मैत्री फाउंडेशन है, तो मुझे लगा कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं कि ट्रस्ट मुझे निर्माण करना चाहिए, इसलिए मैं बैठ गया और मैत्री भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और हमारा जो कलिंगा मित्र ट्रस्ट है, हम साल में एक बार जैसे कि एजुकेशन प्रोग्राम लेते हैं, उसमें बहुत सारे लोग लड़का लड़की शामिल होते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कि कलिंगा मित्र का जितने भी उड़ीसा का स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन जैसे कर पाए, उसके लिए ही प्रज्ञा मैत्री फाउंडेशन खुलकर रखे हैं। और जैसे टेंथ पास होने के बाद कोई बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि एडमिशन वगैरह नहीं लेते हैं, और उड़ीसा में खासकर देखा जाए तो खासकर बच्चे लोग बाहर जाते हैं, तो उस वजह से हम ढूंढते हैं बच्चे को कि किसी बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहा है, तो उस बच्चे को मदद मिलता है प्रज्ञा मैत्री फाउंडेशन की। और 10, +2, BA और गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ाई करता है उसको भी हम देते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में नहीं देते हैं, उसमें ST, SC, OBC और माइनॉरिटी भी देते हैं। रजिस्ट्रेशन 2018-19 से रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रज्ञा मैत्री फाउंडेशन। और ये तो और मैं और अलग एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें शामिल होकर काम करता हूँ, उसमें कि ऑल उड़ीसा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बोल के, उसमें आज मैं वाइस प्रेसिडेंट करके मैं काम करता हूँ। जैसे कि मैं 2010-11 में मैं नागलोक जब धम्मा कास्ट पढ़ी करके मैं घर वापस गया, बाद में मुझे लगा कि सही में धम्मा को लेकर कहीं तक कहीं जाना चाहिए। फिर देखा कि मैं उसमें फेल हो गया, गाँव गया तो उस टाइम बहुत अड़चन है, क्योंकि हम एक्टिंग नहीं कर पाए। जब 2 साल मुझे लगभग रहना पड़ा काफ़ी, और जब 2 साल के बाद जब मुझे पता चला कि एक उड़ीसा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है बोल के, उसमें मैंने शामिल हुआ और उस संघ से मैंने जोड़कर अभी सुबह से शाम तक मैं काम करता हूँ डेली वर्क। और जो संघ में जितना भी मेरे साथ लोग हैं, ये लोग को मैं जैसे कि बुद्धिज्म, बाबा साहब का बारे में, बुद्ध का बारे में, उसमें उन लोगों को बताता हूँ। और समाज में कैसे हम खास करके हमारा जो कास्ट है उसमें हम कैसे हम ज़्यादा लोग को हम प्रेरित कर पाएंगे बुद्धिज्म का और बाबा साहब का, वही मैं उन लोगों के साथ मैं बात करता रहता हूँ। और फील्ड में ज़्यादा जैसे कि हमारा जो अभी तो मैंने चुना है कि हमारा जो एक तालुका है, उसमें तालुका मतलब जैसे कि ब्लॉक बोलते हैं, उसमें हमारा 52 गांव है। तो 54 गांव है, 54, उसमें 2 गांव में हमारा कास्ट नहीं है खास करके। तो मैंने हम 52 गांव को चुना है इसलिए कि हमारा जो पहले तो हम खुद का कास्ट को बताएंगे, क्योंकि वो लोग सुनने वाले हैं, तो इसलिए मैंने चुना है। और मैं सुबह से जैसे कि शाम तक इस गांव सोशल वर्क में जब से मैं नागलोक से जुड़ी हूँ तब से थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा मेरा, और ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पुणे में आऊँगी नागलोक के बाद और सोशल वर्क में काम करूँगी, ऐसा सोचा नहीं था। केवल ट्रेनिंग दी थी बुद्धिज्म में सोशल वर्क का, तो वहाँ पता चला था।
कि ऐसा सोशल वर्क होता है। कुछ दिनों के बाद धम्मदूता से मैं जुड़ी पुणे में आके, और उसमें मैं कई महीनों तक ही काम कर पाई। फिर उसके बाद मेरी फेलोशिप सावित्रीबाई फेलोशिप में चुनाव हुआ, तो उसी में मैंने काम किया। तो उस समय मुझे बहुत आनंद मिला कि मैं यस कुछ कर सकती हूँ, महिलाओं के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने ट्रस्ट के लिए कुछ कर सकती हूँ। और अभी मेरे मन में एक ये है कि सब बोल रहे हैं कि ट्रस्ट अपनी खोलनी चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने अपनी कुछ ट्रस्ट ओपन करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुणे में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वजीरिया जी काम करती है, मानुषकी सब, हम सब उसी से जुड़े हैं मानुषकी से। तो मेरे मन में भी जैसा रक्षा ने कहा उसी तरीके से यही आया कि उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, उसी चीज़ को हमने सपोर्ट करना चाहिए, ये मुझे लगता है। और मैं जब इस क्षेत्र में आई तो मेरा परिचय अभी मंजुला जी से हुआ, तो उस समय और मेरी वो जो काम करने की जो इच्छा है वो और बढ़ गई, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने काम करना चाहिए। और फेलोशिप होने के बाद मुझे बहुत ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने और वर्कशॉप करना चाहिए सोशल वर्क। तो मेरा एक पिरामिड फाउंडेशन है पुणे में, पिरामिड उसमें चयन हुआ फिर से, और 40 महिलाओं में से 40 लड़कियों में से 10 लड़कियों में मेरा एक चयन हुआ था उसमें। तो मैं वहाँ पर 10 महीने काम कर पाई, क्योंकि उनका कहना था कि तुम फेलो नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी बड़ी ट्रेनिंग है और तुम फेलो नहीं है, तुम एक अच्छे यानी क्या बोलते हैं उसको, अच्छे बड़े पद पे चाहिए। तो पता नहीं, अभी उनको ऐसा पता चला था थोड़ा SC ST, आई थिंक उसके पीछे कुछ अलग रीज़न था। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये वही जाति को लेके ही शायद वो रीजन आया होगा। तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा अटपटा सा लगने लगा था, थोड़ा सा अलग लगने लगा था, तो वो भी मैंने काम छोड़ दिया। मगर उस काम में भी मैंने बहुत ऐसा सीखा, सोशल वर्क था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस काम में आगे जाऊँ, तो वहाँ मैंने स्टॉप किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि यस, मैं ये संस्था में वो संस्था में काम कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। तो मैंने अपना एक खुद का कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग। अपने घर से मैंने वो किया डिजिटल मार्केटिंग। तो इससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। जब मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग किया तो मैंने खुद का अपना जो सोर्स है पैसे का, थोड़ा सा उससे मैंने कमाई शुरुआत की। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा छोटा मेरा बच्चा है और मैं सोशल वर्क में बाहर नहीं जाती, तो मैं अपने घर से ही मैं क्या करूँगी। तो उससे मैंने जो सोशल वर्क में मैंने फर्स्ट में मेरा इंटरेस्ट था, मेरा बैकग्राउंड ही MCM हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो वो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो मैंने खुद से अपना वेबसाइट बनाना शुरुआत की, और वो मैंने शुरू की है अभी, और उससे मुझे अभी क्लाइंट्स वगैरह भी मिलना शुरू हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम वेबसाइट ये बोलते हैं, मगर ये रियल रिसोर्स है अपना मोबाइलाइजेशन का। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम बहुत अच्छी तरीके से, यानी पिच जो बताया सुबह, उससे हम प्रेजेंट करके अपना जो कुछ भी, जितने भी हम लोग जो बना रहे हैं अभी संस्थाएं, तो ये माध्यम बहुत बढ़िया है अपना रखने का, कि हम क्या काम कर रहे हैं। शॉर्ट रहता है, स्वीट रहता है, और बहुत अच्छी तरीके से हम इसे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आज जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, जितने भी रिसोर्स है, हर किसी के पास मोबाइल है, कोई बिना मोबाइल के रह नहीं सकता। हमें किसी के पास, किसी के घर के सामने जाके एक पॉम्पलेट देने की ज़रूरत नहीं है। बस फेसबुक पे एक पॉम्पलेट बनाओ, इंस्टा पे बनाओ, व्हाट्सएप पे बनाओ, सेंड कर दो। एट ए टाइम 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को हम मोबिलाइज कर सकते हैं। यानी ये इतना शॉर्ट प्लेटफॉर्म है कि हम इससे बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि सही में आप लोगों को जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कुछ भी चीज़ें हैं हम जो मोबिलाइज करने चाहते थे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के इस कंडीशन में, क्योंकि हर कोई ये यूज़ कर रहा है, छोटे से लेके बड़े तक। और मुझे यही लगता है कि मेरा भविष्य में यही एक प्लान है कि इसी माध्यम से मैं अपनी संस्था, जो कुछ भी कहाँ भी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, इसी माध्यम से मैं महिलाओं को भी ट्रेन कर पाऊँ
इसी माध्यम से महिलाओं को भी एक अच्छी तरीके से रिसोर्स यानी पैसे मिलने का एक रिसोर्स निर्माण कर पाऊँ, और मैं इससे ही महिलाओं को पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले मैंने बचपन से ही मैंने ये काम किया है। मैं शुरू में बोध गया में JTS में काम करता था, छोटा ही था वो। उसमें काम जब मैं करता था मैं उसमें लीडरशिप भी करता था। तो उसमें गांव में काम करने के लिए मैं जाना पड़ता था। तो गांव में जो परेशानियां होती थी, रोड बनाना, तो हम क्या करते थे, ये पहाड़ों से जो छोटा छोटा पत्थर है सब चुन चुन कर लाते थे और वहाँ पर रोड बनाने के लिए तैयारी करते थे, रोड बनाते थे, वो काम करते थे। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे बाढ़ आ जाना, उन पीड़ितों को वहाँ मेडिसिन दिलाना, वस्त्र पहुँचाना, तो ये इस तरीके से हम लोग काम करते थे वहाँ। और उसमें शिक्षा का भी हम लोग काम करते थे। शिक्षा में क्या था, एक छोटा एक बड़ा स्कूल था जिसमें सारे वॉलंटियर वहाँ रहते थे और वो वॉलंटियर पढ़ते भी थे। और वही वॉलंटियर छोटे छोटे गाँव में जाकर एक अपना स्कूल, छोटा स्कूल, प्री स्कूल बोलते हैं, वो चलाते थे और वो उसमें वही वॉलंटियर उसमें पढ़ाते थे। तो इस तरीके से वहाँ डेवलप होता था। तो कुछ साल के बाद हमें यहाँ अपने यूपी में आ गए। यहाँ मैंने YBS में काम किया। तो जब मैं YBS में भी काम कर रहा था, YBS में कई साल काम किया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जाने के बाद में यहाँ नागलोक में ट्रेनिंग ली। यहाँ से जाने के बाद में हम लोगों ने एक संस्था और बनाई जो हमारे यहाँ से लोकनाथ सर जी गए थे, तो उसका नाम दिया गया था संकस्या त्रिरत्न फाउंडेशन, जिसको STF कहते हैं। तो उस संस्था में हम लोग कई मेंबर थे। तो हमें एक बहुत अच्छी बात इसमें लोकनाथ सर की लगी, मैथिनाथ सर की, कि जिस संस्था में अच्छे लोग नहीं होते हैं वो संस्थाएं टूट जाती हैं। तो मैंने कई संस्थाएं देखी हैं, इसलिए मेरा विजन ये नहीं है कि मैं संस्था एक बनाऊं। मेरा विजन ये है, क्यों ना हम उस संस्था में ही काम करें, उस संस्था को और अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जाए हम उस पर ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो इस तरीके से पूरे भारत में हर व्यक्ति अपनी अपनी एक संस्था बनाता रहेगा तो मुझे लगता है हर व्यक्ति एक अपना बैनर लेके खड़ा होगा, वो अपना एक संस्था, मेरी एक संस्था है, तो उसमें काम करने वाले कितने लोग होंगे। तो वही हुआ जब मैं बोध गया से यहाँ आया। YBS में भी जब ऐसे लोग थे, अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों के साथ यहाँ पर एक 150 बुद्ध विहार बनाने का एक प्रोजेक्ट आया था। तो 150 बुद्ध विहार बनाने का एक प्रोजेक्ट आया था। YBS बीच में है, इसके जगह जगह 5 जिलों में उसने काम किया। जब 5 जिलों में काम किया तो उसमें मैं भी उसमें लीडरशिप काम कर रहा था। वो सारा बायोडाटा, लिखा पढ़ी, सारा कुछ कहाँ पर कितना डोनेशन, ये सब मेरे पास होता था। वो जहाँ पर मैंने उसमें भी देखा, जिस जगह मैंने एक कम्युनिटी बना के तैयार कर दी, एक बुद्ध विहार बना के तैयार कर दिया, 2 कमरे बना के तैयार कर दिए, वहाँ पर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसी में से एक बड़ेपुर है, आप बड़ेपुर का नाम सुनते होंगे, उसी में से ही एक बड़ेपुर है। इसमें से नबीगंज में बुद्ध विहार बना, छिबड़ामऊ में बने 2-3 जगह, मैनपुरी में बने कई जगह, एटा में, फिरोजाबाद में, ऐसे 5-6 जिलों में मैंने काम किया। जहां भी मैं गया एक सिंगल बुद्ध विहार ऐसा नहीं, सिंगल कम्युनिटी ऐसी नहीं जहां पर फाइटिंग ना होती। क्यों? उस कम्युनिटी को लेकर, अगर वो कम्युनिटी को अच्छा से चलाना चाहते हैं, उसमें एक स्कूल चलाइए, सभी लोग, गांव के लोग और सब लोग मिलकर उसमें सभा करिए, अच्छा स्कूल चलाइए, उसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये बन गया, ये अब मेरा ही कब्जा है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ही कब्जा है। वहाँ भी फाइटिंग हो गई। वो 150 बुद्ध विहार का था, वो भी प्रोजेक्ट कट हो गया, क्योंकि जो डोनेशन करने वाला है, जो डोनेट करने वाला है, वो भी ये देखता है कि आपके अंदर क्लियरिटी है या नहीं है। जब आपस में ही फूट रहेगी तो डोनेशन देने वाला डोनेशन दे ही नहीं सकता है। इसके बाद
YBS में कुछ इस तरह से वो फाउंडेशन वो बंद हो गया। इसके बाद हम लोगों ने ये बनाया, ये भी एक ट्रस्ट बनाया। STF उसमें भी यही हो गया, उसमें भी विक्टिम पैदा हो गए, सभी लोग मेंबर अलग अलग हो गए, क्योंकि मैं इतना समय बताया कि उनका ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है ना, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ इसमें। यहाँ पर जब ये बात आती है तो वही हो जाता है। अभी हमारे इस STF को 5 साल हो गए थे, 1 साल अभी हो गया है, इसमें 6 साल हो गए हैं। तो अभी संतोष जी ने क्या किया, हमारे जैसे कई मेंबर्स हैं जो बॉडी पार्ट बोलते हैं, उनको भी नहीं बताया और अपने ही जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा, वहाँ दिया, अपने को छपा के रख लिया और किसी को भी पता नहीं किया, किसी को भी बताया भी नहीं, और अपने ही आप को प्रेसिडेंट बन गए। क्या बन गए? प्रेसिडेंट। तो अध्यक्ष बन गए। वो प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं? वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना। और वो हो जाता है, सब होता है, सब होता है। हंसेंगे बहुत अच्छे तरीके नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ भी थे, UGC के चेयरपर्सन थे जो प्रेसिडेंट। हाँ, तो इस तरीके से तो सबसे अच्छा, अब मैं YBS में काम करता हूँ तो अच्छे उस मन से काम करता हूँ। हमारा इसमें विजन रहता है, काम रहता है कि 1 साल में 2 शिविर हम लोग कराते हैं। इसमें से यहाँ से ब्रह्मचारी या बहुत बड़े से बड़े विद्वान बनते लोगों को बुलाकर 3 दिन का रिट्रीट करते हैं, उसमें आप भी गए। तो उस तरीके से हम लोग 1 साल में एक विश्व शांति यात्रा निकालते हैं जो बहुत शांतिपूर्ण होती है। हमने कई शांति यात्रा निकाली भी हैं, जिसमें पूरे कई देशों के लोग, कोरिया, जापान, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, श्रीलंका, कई लोग वहाँ से भी आकर हम लोगों के साथ में काम करते हैं, विश्व शांति यात्रा में चलते हैं। पैदल ही विश्व शांति यात्रा निकाली अभी हमारी एक शांति यात्रा है जो बरेली यूपी में है। बरेली डिस्ट्रिक्ट और बदायूं के बीच में जो फायान वहाँ गए थे, जो भगवान बुद्ध का वहाँ से जो अचलपुर है ना, बेरंजा, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर बक्सावास थी, तो वहाँ पर उनका रहा है। तो वहाँ पर एक अहे छत्र करके एक स्तूप है, जैसे नालंदा और राजगिरी में है, उसी तरीके से वहाँ पर अहे छत्र करके है। तो हमारा 19 मार्च से लेकर 28 मार्च तक मेरा वहाँ पर एक शांति यात्रा रहेगी, और वहाँ से अहे छत्र से जाएंगे बेरंजा, और बेरंजा से शंखसार में उसका समापन होगा। हमारे छोटे छोटे कई स्कूल भी चलते हैं, बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं ड्रेस इत्यादि ये सभी। और संस्था से गांव में क्या होता है, एक हम लोग एक अशोका धमदूत की तरह हम अपना पर्सनल भी कुछ क्लास भी चलाते हैं, जिसको हम अशोका धमदूत का एक नाम दिया हुआ है, यहाँ से मिला हुआ है। उस तरीके से हमारा साप्ताहिक क्लास चलता है, जो महिला होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सभी लोग होते हैं, और सभी पर चर्चा की जाती है। ध्यान भी पढ़ाते हैं, मेडिटेशन वगैरह, पंचशील, हम लोग कन्वर्सन कैसे करेंगे, ये इत्यादि जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ाते हैं, सब कुछ बताते हैं, उसमें सारा सिखाते हैं। उसके बाद हम इस विजन पे काम करके एक शिक्षा का क्षेत्र जो होता है, एक शिक्षा का क्षेत्र होता है। हम मान लीजिए मैं यहाँ पर अकेला हूँ, और ये शिक्षा का क्षेत्र जब हम लोग किसी कम्युनिटी को बदलना चाहते हैं या हम आगे के लिए परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो हमारे जैसे गांव हैं, जगह गांव हैं, तो हमारे भारत में और भारत के बाहर कई यूनिवर्सिटी में हमारा परिचित रहता है हम लोगों का। तो उसमें जब हमारे बीच में बड़े विद्वान लोग नहीं होंगे, है ना, जब बड़े विद्वान नहीं होंगे तो हमारा समाज नीचे स्तर पर चलता ही चला जाएगा। तो हमें विद्वान बनाने के लिए वहाँ पे श्रामणे और भिक्षु बनाकर उनको पढ़ाया जाता है इस संस्था के थ्रू, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। आज इस तरह से हमारे कई देश में जो है, कई भारत के कई कोने कोने से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरा ही बच्चा है, ताइवान में है, 5 साल की अवस्था में गया था वो,
वो भी भिक्खु है, अभी आज वो अभी थाईलैंड में है, तो वहाँ वो पढ़ रहा है। इस तरीके से हमारे कई बच्चे वहाँ बाहर पढ़ रहे हैं और वो बच्चे वहाँ तक पीएचडी इत्यादि बनकर ही निकलते हैं। जब पीएचडी वगैरह होंगे तो समाज को कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ ना कुछ लिखने का ही काम करेंगे। मैंने हमारे यहाँ एक किताब चलती है यूपी में, सरस्वती विद्या मंदिर में, वहाँ पर मैंने एक अच्छा 4th क्लास की किताब जब पढ़ी तो उसमें दिया गया था कि बुद्ध एक कबीले में एक ये होते हैं, उनके यहाँ पैदा हुए हैं। उसमें वहाँ पर परिवर्तन किया है। जब जिस किताब में जैसा इतिहास में लिख देंगे हमारी पीढ़ी वही तो पढ़ेगी, है ना। लेकिन उसको भी परिवर्तन करने के लिए हमें बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए। जब हमारे बीच में विद्वान नहीं होंगे तो क्लियरिटी नहीं आ सकती है। तो इस तरीके से जब हम इस तरीके से जगह जगह से लोग आएंगे तो जब हम एक से ही कनेक्ट होंगे तो पूरा हमारा नेटवर्क बन जाएगा। जब नेटवर्क बन जाएगा तो हम कैसे भी बदल सकते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को बदल सकते हैं, कुछ ही बदल सकते हैं। आज अगर हम तो शॉर्ट में बात बता रहे हैं, थोड़ा सा समय हमारे पास नहीं होगा ज़्यादा, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बुद्ध, धम्म और संघ भगवान बुद्ध ने दिया, बाबा साहब ने दिया। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये 3 चीजें कौन मान करता है बताइए। आज इन तीनों बातों को लेकर मुसलमान मान करते हैं, है ना। पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और उसके बाद संघर्ष करो। हम लोग कहते हैं फंड कहाँ से आएगा, फाउंडर कहाँ, हमें ढूंढना चाहिए, हमें पैसे की आवश्यकता है, हमें फंड मिलना चाहिए, हम उसके पीछे भागते हैं, है ना। आज आरएसएस में, मुसलमान के यहाँ, क्रिश्चियन के यहाँ, ये सब उसको कट कर दो वीडियो। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो काम है उसमें कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें आप लोगों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है? क्योंकि हमें ये भी देखना है, क्योंकि ये 3 दिन की वर्कशॉप हमने करी है, वो बेसिकली हम लोग जानना चाहते थे कि आप लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, आप लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम्स कैसे हो सके, डेवलप हो सके, जो हम कल भी सुबह बात करेंगे। लेकिन आज अगर आप लोग थोड़ा इस पर थोड़ा विचार करें, और ज़रूरी नहीं कि आज ही बात करें, लेकिन आप लोग उस पर थोड़ा सोचिए कि मानुषकी के द्वारा, जैसे आपने आते ही आपने कल कहा था कि मेरे को स्कूल खोलना है, मतलब वो मानुषकी नहीं कर सकती, वो हम भी जानते हैं, राइट। लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपना काम और अच्छी तरह से कर सकते हो, राइट। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करनी भी चाहिए, जो संस्था है। 1 मिनट में पूरा करो। एक आपका गाइड स्टार नाम की एक एनजीओ है, आप लोगों को पता होगा। तो गाइड स्टार में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उससे क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जेन्युइनिटी का, आपको एक सर्टिफिकेट आएगा। तो ये रिकग्निशन मिलता है कि कोई भी आपको अगर फंडिंग के लिए आप जाते हो तो आपको गाइड स्टार का रजिस्ट्रेशन से आपको फ़र्क पड़ता है। मैंने भी करवाया था प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आपको डोनर को आप अप्रोच करते हो, डोनर कहता है कि मतलब आप कहते हो कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है गाइड स्टार में, उसकी वेबसाइट है, अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर सकती हूँ गाइड्स पर। आप जैसे नेट पे जाओगे तो गाइड स्टार की वेबसाइट है, गिव इंडिया, जिसमें एनजीओ अपना काम रजिस्टर करते हैं अपनी संस्था को। उसके बाद आपको मतलब अगर आपका काम उसके में होगा तो लोगों को पता चलेगा कि इस संस्था को हमको फंडिंग दे सकते हैं। उसमें आपको अपना काम लिखना पड़ेगा गिव इंडिया पे। अब एक बार उसकी यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टर नहीं है तो हम दिखा नहीं सकते आपको। और गिव इंडिया नाम की एक वेबसाइट है जो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जी, वहाँ पे आपको अपनी एनजीओ के बारे में जानकारी डालनी होती है। गिव फाउंडेशन भी उसको कहते हैं, ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म है। सॉरी, गिव फाउंडेशन है, ये रहा देखो ऑनलाइन। इसका मैं आपको वो भेज देती हूँ, give.do, ये ठीक है।
आता ही है ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म। तो आपको अगर देखो ये सारा आप लोग अपना वो भी कर सकते हैं। जैसे क्या आप लोगों ने अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाई है? वो गिव के लिए वो अपना वेबसाइट होना जरूरी है। हाँ वो मैं पूछ रही हूँ, इसी तो भी बोला। तो आप अपना वेबसाइट अगर देखो हमारे पास उत्तम शेट्टी है, तो एक काम कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट बनानी है, बहुत कम दाम में वो अच्छी वेबसाइट बना देते हैं उत्तम शेट्टी की। आप भी, हाँ हमारी गौतमी बना देंगे। तो अगर डिजाइन कर दोगी सब, वेरी गुड। तो देखो गौतमी भी आपको हेल्प कर सकती है। अपनी अपनी संस्थाओं की वेबसाइट बना, आपकी संस्थाओं के लोगो है, लोगो जरूरी होना चाहिए। हर संस्था का लोगो होता है, राइट? वो भी बहुत जरूरी है। लोगो भी बनाती हूँ। वाह, लोगो भी अगर आपको किसी को बनवाना है तो वो लोगो भी कैनवा, पूरा कैनवा भी ओके। एक और चीज है जो आप कर सकते हो कि जो मैं बोल रही हूँ, अगर किसी का मन है तो सोशल मीडिया पे अपना पेज बनाओ अपनी संस्था का। जैसे FB है, FB पे अपना पेज बनाओ और आपकी जो एक्टिविटीज है ना वो डालना हो तो डाल सकते हो। तो क्या है कि लोगों को पता चले, उसमें आपके फॉलोअर्स होंगे, तो जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतना आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब लोग आपको जानेंगे, आपके काम को जानेंगे। और अगर आपको कोई फंड रेजिंग करना है कोई पर्टिकुलर उसके लिए, तो एक मिलाप नाम का वो है वेबसाइट है, मिलाप भी देती, फिर उसका हम क्राउड फंडिंग भी कहते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई बच्चे को शिक्षा दिलानी है या कोई महिला को कुछ आजीविका के लिए कुछ करना है, या तो आप लोग इसकी भी अगर आप चाहेंगे तो हम ट्रेनिंग ये मैं रख रही हूँ, शायद आप लोग की जो अगर नीड्स में ये निकले तो हम लोग एक उसकी ऑनलाइन, नॉट ऑनलाइन, पूरी एक वर्कशॉप कर सकते हैं इन मुद्दों पर। फेसबुक पेज भी बनाना वो सब सिखा सकते हैं। सवाल था, मैंने मिलाप हाँ इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया था और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क भी अपलोड किया था, लेकिन उसमें ये मैंडेटरी है कि जो भी हम कुछ बच्चों को और पेशेंट के लिए जो भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनका जो ये बिल रहता है ना वो पहले मांगते हैं, तब वो डिसाइड करते हैं। सही बात है। हाँ जैसे और पहले कैसे मिल सकता है? नहीं मैंने काफ़ी लोगों को मदद करी है, मैंने काफ़ी लोगों को मदद करी है। किसी की जैसे एक लड़की को MBBS क्यों नहीं होता, डॉक्टर आपको अगर आपको किसी का वो है तो डॉक्टर आपको देगा एक लेटर देगा ना कि भाई ऑपरेशन करना है, उसका इतना अमाउंट है, फिर वो व्यक्ति का फोटो डालना होता है, फिर उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं, एक्सरे रिपोर्ट होते हैं, उसके जो भी रिपोर्ट होते हैं, ब्लड, वो सारे रिपोर्ट डाल के हम लोग मिलाप के उस पर डालते हैं और फेसबुक से ही मिलाप को हम लोग जोड़ते हैं। तो मैंने एक लड़की को MBBS करना था, मतलब अभी वो कर रही है, दलित लड़की है गुजरात की, तो उसको मैंने हेल्प की तो 1.5 लाख रुपए आए उसके। तो उसके ऊपर है कि हम अगर हमारा कॉज कितना जेन्युइन है, किसी को सर्जरी करानी है, किसी को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए चाहिए, या फिर रोजगारी के लिए, जैसे आपको होगी सिलाई मशीन के लिए, उसके लिए तो बहुत लोग सपोर्ट कर सकते हैं। कितना 5-7 हज़ार 8-10 हज़ार रुपये का सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग दी, उसके बाद वो महिला को अगर अपने पैरों पे खड़ा होना तो उसको सिलाई मशीन चाहिए, राइट? तो इतना छोटा छोटा तो फंडिंग हम लोग सपोर्ट भी करवा सकते हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट? इसमें जो मिलाप में क्या होता है, इसमें 30% जो है पहले खुद को करना पड़ता है। नहीं कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं मैंने करा है, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। नहीं पैसे दिए नहीं कि नहीं, मतलब इसका जो इसको शेयरिंग हो गया, मतलब खुद के एफर्ट से लाना 30%, उसके बाद से बाकी का वो लोग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब आपने कभी करवाया है कि खाली सुनना है? किया मैं, मेरे से तो कभी उन्होंने मांगा नहीं मांगते नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं 30% ऐसा कुछ भी नहीं कहा। खुद का एफर्ट लगाना, जैसे इन द सेंस, मतलब अब मैं मिलाप में उसमें मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं ये शेयर करूँगा मेरे फ्रेंड को, मेरे ग्रुप में, मतलब मेरे पहचान के लोगों को, मैं पहले उसमें एफर्ट डालूंगा, उसका ही पेज को शेयर करूँगा, मतलब मेरे द्वारा ही उसमें 30% आए ना, उसके बाद फिर उसको जो है वो लोग क्या करते हैं, ऊपर में डाल के जिनको देना है उनको भेजते हैं फिर वो लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो अगर मैंने मिलाप को यूज किया उसके पेज को, तो मैं ऑब्वियसली अपने पेज पे भी, अपने अकाउंट पे भी शेयर करूंगी ना, नेचुरल है ना।
और हमको जो लोग जानते हैं उनको हम टैग भी कर सकते हैं। ये एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आप लोगों को, कैसे आप यूज करो, राइट। तो आप लोग मतलब सोचिए कि किस तरह की मानुष की ऑर्गेनाइज कर सकती है वर्कशॉप्स आपके साथ, ताकि आपकी क्षमता और बढ़ सके, राइट। और डोनर्स की भी एक पूरी लिस्ट, जैसे उन्होंने कहा था कि एक बार आप नेट पे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ डोनर्स हैं जो जिनके पास FCRA है, तो उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटी इतनी है कि वो विदेश से भी फंडिंग की बात कर सकते हैं। लेकिन इंडियन में भी डोनर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया था, नाम बताया था ना, स्माइल फाउंडेशन, अजीम प्रेम जी हैं, वो सब करते हैं। फिर एक ग्लोबल फंड फॉर विमेन है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो महिलाओं के मुद्दों पे सहयोग देती है। मतलब कम से कम वो 8 से 10 लाख सालाना देती है, तो जो महिलाओं की, और उसमें अगर आपके पास FCRA नहीं है तो वो जो संस्था में डिसाइड करेगी कि ये व्यक्ति है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और फिर वो व्यक्ति को के अकाउंट में पैसे जाते हैं, और बाद में फिर वो व्यक्ति को प्रोग्राम एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी और हिसाब देना पड़ेगा। अगर उसके पास FCRA नहीं है तो ये बंद करना, ये सब रिकॉर्डिंग हाँ, ग्लोबल फंड फॉर विमेन, उनके पास सनद है और उनके वो किसी सीनियर लॉयर के अंडर उनको रखा जाएगा, और हर एक को आई थिंक वो लोग कुछ 25,000 देंगे महीने का, यंग लॉयर्स। और फिर बाद में उसके साथ वो जो ट्रेनिंग है वो 1 साल तक शायद सपोर्ट होगा, फिर धीरे धीरे शायद बढ़ाएंगे कि नहीं, लेकिन उनको 1 साल तक सपोर्ट मिलेगा ताकि वो एक काबिल लॉयर बन सके, और उनका क्षमता वर्धन करने की जिम्मेदारी जो संस्था फंडिंग ले रही है उसकी होगी। तो जो संस्था है, जैसे आपकी, जैसे मैं मानुषकी का अगर एग्जांपल है, तो मानुषकी को उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे पड़ेंगे, जिसमें वो रिटायर्ड जजेस को लेकर आए, रिटायर्ड लॉयर्स को लेकर आए, सॉरी नॉट रिटायर्ड लॉयर्स बट जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अगर रिटायर हो वो भी हो सकते हैं, या फिर एडवोकेट्स हो सकते हैं, उनको बुला के फिर उनका प्रशिक्षण हो। पर हम उनकी पूरी तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं उन लॉयर्स की, उसमें हमारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, उसमें दम का भी वो भी डाल सकते हैं कि किस तरह से वो कोई केस को ट्रीट करे, जो व्यक्ति आती है औरत या आदमी, तो उसको किस तरह से उसको मतलब उसका रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, आप लॉयर हो, और फिर उससे फ़ी ना ली जाए, गरीब औरत है या आदमी है, तो उस तरह से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। एट्रोसिटी एक्ट उनको नहीं पता होता, संविधान पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे कानून है वो समझा सकते हैं, फैमिली कोर्ट में किस तरह की सिचुएशन है। तो क्योंकि यंग लॉयर्स होंगे, यानी ज़्यादा ट्रेनिंग इनको मिली नहीं है, 1-2 साल की उनकी ट्रेनिंग हो, जैसे सुजाता है उस तरह से लॉयर्स होते हैं। कोर्ट में कैसे प्लीड करना है वो सभी सिखाएंगे। हाँ, उसमें जैसे बोले कि एक ओल्ड लॉयर होना चाहिए, एक सीनियर लॉयर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट जो सीनियर लॉयर है उसकी तो प्रैक्टिस होगी ना। हाँ, तो उसको भी कुछ मिल सकता है। मैं चेक करती हूँ, होना तो चाहिए। प्रैक्टिस कितना साल का होना चाहिए? जो सीनियर 7 तो होता है कम से कम, 10 ऐसा है, 7 एज लिमिटेशन भी रहता है। मैं आपको पूरा नोट भेजूंगी, मेरी दोस्त से बात भी कर, पर आपको पहले डिसाइड करना है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आप ले रहे हो। आपके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाइक सुजाता। He had the power of caste, and he used it to exploit a Kinjal, to take her dignity, her self-respect. पब्लिक पैसा खावा हाथ में तो प्रेम धंधो बोला रमे कोई बात ना कमाई दो या प्रेम जो આપણે ના પડાય કોઈને તમારે રિલેશન થયા અમારે કેવા